बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। वीकेंड का आगाज़ हो चुका है, कुछ लोगों का वीकेंड का आगाज़ हो गया है, कुछ की कुछ छुट्टी जो है वो कल संडे की एक दिन की छुट्टी होगी। नाज़रीन, हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि आपने लाइफ़ को जो है वो बड़ा प्लान्ड वे में गुजारना है। अपने गोल्स को, जो आपके एंड गोल्स हैं, उनको हमेशा जहन में रखना है। उसी गोल को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में चंक्स में डिवाइड करना है, अपने लाइफ को, अपने दिन को चंक्स में डिवाइड करना है, हफ्ते को चंक्स में डिवाइड करना है। और छोटे छोटे गोल्स में जब आप डिवाइड करेंगे, उनको अचीव करेंगे, तो आप खुद भी मोटिवेटेड रहेंगे और आपको ये अंदाज़ा होगा कि हाँ, मैं अपने जो एंड गोल है उसकी तरफ चल रहा हूँ। नाज़रीन, वीकेंड है, विंड डाउन करें, रिलैक्स करें, आपकी जो भी रूटीन है वो तोड़ दें ताकि बॉडी को जो है वो रिप्लेनिश होने का मौका मिले, बॉडी एनर्जाइज हो। बॉडी को ये ना हो कि मेरी एक रूटीन है, पिछले 4 साल से या 5 साल से मेरी एक ही रूटीन है, मेरे पास रेस्ट तो आ ही नहीं रहा। इंसान है, मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है, उसको भी रिलैक्सेशन का टाइम दें। वीकेंड इसीलिए रखा जाता है ताकि आप जो है वो अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आप को थोड़ा सा मी टाइम दें, कुछ मूवीज़ इंजॉय करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ज़रा बड़े अहम मौजू पे गुफ्तगू करनी है। हमने बात करनी है एनएलपी टेक्निक पे। एनएलपी क्या है, किस तरह ये खुद एतमादी पैदा करती है, किस तरह ये जो है हमें गोल्स अचीव करने में मदद करती है। एनएलपी टेक्निक जो है वो क्या इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस भी है, या कुछ लोगों ने बैठ के सोच लिया कि ये कोई एक टेक्निक है और हम जो है वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। तो इस सारी मौजू पे जो है तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद तुफ़ैल साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव एंड लीडरशिप कोच हैं। तो इनसे इस हवाले से तफ़सीलन गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर, इन्हीं के साथ नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल यूनुस, जो कि रिपोर्टर हैं रोही टीवी के। ये कवर करते हैं वापडा को, गैस को, ओजीडीसीएल को। इनसे ज़रा जानेंगे कि इस वक्त क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं मुल्तान में। ये इदारे जो हैं वो क्या शहरियों के लिए कुछ नए इकदाम भी उठा रहे हैं, या जो है पुरानी चीज़ों को जो है वो बेहतर किया जा रहा है। इन्हीं के साथ साथ मुल्तान के अंदर जो डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, तो उनकी क्या ग्राउंड रियलिटी है, कब तक कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च कर दिए जाएंगे, कुछ जो हैं वो पाए तकमील तक पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच त्यामा। कैसे हैं आप बिलाल भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने गेस्ट से ज़रा स्टार्ट ज़रूर करना ज़रूर चाहूँगा। ज़रूर। ख्वाजा साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये एनएलपी टेक्निक है क्या? एनएलपी एक इल्म है जो कि साइकोलॉजी की रिसर्च के ऊपर बेस है। और एनएलपी के अंदर 3 अल्फाज हैं: न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब है हमारा जो ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, और लिंग्विस्टिक जो ज़ुबान हम इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा लफ्ज़ जो है प्रोग्रामिंग है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि हम अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम करते हैं अपनी ज़ुबान से, ओके। कि हम अपनी कारकर्दगी को कैसे खुद से प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अगर इसको आपने प्रैक्टिकल टर्म में समझना है तो एनएलपी जो है वो आपको ओनर्स मैनुअल ऑफ योर ब्रेन देती है। यानी हमारे पास एक दुनिया का सुपर कंप्यूटर मौजूद है, लेकिन हमारे पास कोई ओनर्स मैनुअल नहीं है। हमें पता नहीं है कि इसके असूल क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके एसओपीज़ क्या है। तो एनएलपी हमें वो इसकी वर्किंग के बारे में समझाती है और प्रैक्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स देती है, जिससे हम अपने जहन को बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर ज़रा समझाइएगा। अगर मैंने एक एनएलपी, अगर मैं थोड़ा आज मेरा काम करने का दिल नहीं है, तो वो जो यूज़र मैनुअल है मुझे किस तरह हेल्प करेगा अपनी उस दिन का टास्क करने में? देखें, अगर आप आज फील कर रहे हैं कि आप मोटिवेटेड नहीं हैं, तो उस मोटिवेटेड ना होने की कोई वजह आपके जहन में होगी। आपके कुछ सोचें होंगी, कुछ आपके इमोशंस होंगे जो आपको मुतासिर कर रहे होंगे। एनएलपी आपको हेल्प करेगा उन सोचों को, उन इमोशंस को आइडेंटिफाई करने में और उनको चेंज करने में, ताकि आप अपने जहन को बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकें और बेटर मोटिवेट हो सकें। ठीक है। एनएलपी टेक्निक की ज़रा मैं चाह रहा था कि आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा दें कि किस तरह ये सीखी जा सकती है, किस तरह ये वर्क करती है, ताकि नाज़रीन को ज़रा समझ आए कि ये है क्या, किस तरह काम करती है। देखें, सीखने के लिए तो ये एक बाकायदा इसके कोर्सेज़ होते हैं। ओके। और अगर आप इसके बारे में मज़ीद नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारा मवाद अवेलेबल है। बेसिक समझने के लिए है कि हर चीज़, हमारा जहन जो है वो बेसिकली कॉन्सिस्ट ऑफ हमारी सोचें, हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर। तो हमारी सोचें जो हैं हमें मुतासर करती हैं, और इंसानों को ज़्यादातर जो थॉट्स आ रही होती हैं वो नेगेटिव थॉट्स होती हैं।
तो उन नेगेटिव थॉट्स को कैसे आपने पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करना है और कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। एनएलपी कुछ असूलों की मदद से आपको पूरा प्रोसेस वाज़े करती है, फिर आपको एक सेट ऑफ टेक्निक्स देती है। हर चीज़ के लिए एक टेक्निक है। बिल्कुल ऐसे है जैसे एक वसी किस्म की टूल किट है जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं, तो आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन के लिए मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एनएलपी की एप्लीकेशन अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में भी है, एनएलपी की एप्लीकेशन बिजनेस में भी है, एनएलपी की एप्लीकेशन कम्युनिकेशन में भी है, एनएलपी की एप्लीकेशन जो है वो थेरेपी में भी है, साइकोलॉजी में भी है। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, उसके रूट कॉज तक पहुंचना है और फिर उसको सॉल्व करना है। अच्छा, ये क्या उसी टाइम पे काम करेगी या जिस वक्त हमें कोई मोटिवेशन नहीं है या हम कुछ काम नहीं करना चाह रहे हैं, या बिल्कुल बेस से ही हम अपने जो थॉट्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं इस टेक्निक की मदद से? देखें, साइकोलॉजी और एनएलपी में डिफरेंस ये है कि साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट साइकोलॉजिकल इलनेस और वो जहनी तौर पे बीमार लोगों के बारे में बात कर रही होती है। एनएलपी नॉर्मल लोगों के बारे में बात कर रही होती है और नॉर्मल लोगों को अपने जहन को ऑप्टिमाइज़ करने सिखा रही होती है। से ये ज़रूरी नहीं है कि आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हों या आपको डिप्रेशन हो गया हो तो आप कहें कि मैं एनएलपी टेक्निक्स यूज़ करूँगा। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए एनएलपी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो एनएलपी टेक्निक्स क्या है? मैं ज़रा समझना चाह रहा था वो प्रोसेस किस तरह काम करता है। देखें, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं। से एंकरिंग एक टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है। बेसिक उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम मुख्तलिफ स्टेट्स ऑफ माइंड में रहते हैं। कभी हम मोटिवेटेड हैं, कभी हम डीमोटिवेटेड हैं, कभी हम ऑप्टिमम मोटिवेशन पे बहुत हाई नहीं है। तो अगर मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ कि मैं डीमोटिवेटेड हूँ, तो मैं वो कैफियत जो मेरी हाई मोटिवेशन की कैफियत थी इस वक्त ला सकता हूँ वो टेक्निक यूज़ करके। यानी जो हाई मोटिवेशन की टेक्निक है उसको मैं एंकर करता हूँ। एंकर एक्चुअली जहन को याद दिलाने का एक तरीका है। ओके। और अब मैं फील कर रहा हूँ कि ये मैं डीमोटिवेटेड हूँ, मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो मैं उस एंकर को पुश करता हूँ जो कि मैंने याद रखा हुआ है और मेरे अंदर वो कैफियत इस वक्त आ जाएगी। आई वुड बी फीलिंग हाईली मोटिवेटेड। सर, ये माजरत कहा हूँ मैं कि पहले ज़रा मुझे बताइएगा इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है इस पूरी टेक्निक का? जी बिल्कुल, साइंटिफिक एविडेंस है। और वो सिंपली अगर आप कोई आपने आज से 20-25 साल पहले, या आप तो यंग आदमी हैं माशाल्लाह, तो आपने कुछ अर्से पहले अगर कोई गाना सुना होता है जी, कोई मूवी देखी होती है और एकदम से वो मूवी आपके सामने आ जाती है या आप वो गाना सुनते हैं, उससे जुड़े तो इमोशंस भी हमारे इमोशंस भी साथ आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह एंकरिंग टेक्निक है, उसमें आपका अनकॉन्शियसली हो रहा होता है प्रोसेस, यहाँ वो कॉन्शियसली हम इस्टेब्लिश करते हैं कि जो आपके हाई एनर्जी के लम्हात होते हैं उनको उस वक्त ले आते हैं जब आप लो एनर्जी फील कर रहे हैं। सर, साइकोलॉजिस्ट ने इन टेक्निक्स को क्यों इस्तेमाल नहीं करते वो? क्योंकि वो तो लोगों को जो है वो बड़ा उनके हाथ में लोगों की ज़िंदगियाँ होती हैं, डिप्रेस्ड होते हैं लोग, एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। तो अगर इसका साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस है तो इसको एज अ थेरेपी के अंदर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? बहुत ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक शक है, जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी वाले लोग हैं वो समझते हैं कि ये प्योर साइकोलॉजी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर साइकोलॉजी की नॉलेज भी है, इसमें लिंग्विस्टिक की नॉलेज भी है, इसमें मैथमेटिक्स से कुछ चीज़ें आई हैं और कुछ और अलूम से चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से ये समझते हैं कि ये प्योरली साइंटिफिक नहीं है। बट उसका सबसे बड़ा ये एविडेंस है कि साइकोलॉजिस्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि रिजल्ट्स देती है। अगर आप सिंपल थेरेपी करवा रहे हो तो आपको 6-6 महीने 8-8 महीने लग जाते हैं किसी सिंपल से मसले को हल करने के लिए, और 1 या 2 सेशंस में एनएलपी से वही रिजल्ट मिल जाता है जो कि वो 6 महीने में 8 महीने में मिल रहा होता है। इफेक्टिवनेस इसकी बहुत अच्छी है। इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी है। तो इसके ऊपर कोई रिसर्चेस की जा रही हैं वैसे इंटरनेशनली तौर पर? जी बिल्कुल, इंटरनेशनली इस पर बहुत सारी रिसर्चेज हैं और बॉडी ऑफ रिसर्चेज बढ़ रही है, आगे मज़ीद एक्सपैंड हो रही है, और जैसे ही आगे जा रहा है तो इसको साइंटिफिक वैलिडेशन भी इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी। ठीक।
जनाब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, हम एनएलपी की बात करें, हम बाकी वो जो हमारे अपने आप को मेडिटेशन की बात करें, मेडिटेशन तो चलें एक अच्छी चीज़ है। ये इन सारी चीज़ों को हम सूडो साइंस या कुछ लोगों की इख्तरा कह दिया जाता है कुछ लोगों की तरफ से। चंद लोगों को तो फ़ायदा हो रहा होता है कि क्योंकि आप अपने आप को ज़हनी तौर पर मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको साइंटिफिक एविडेंस बैक नहीं कर रहा होता। तो इसका कोई जवाब होगा आपके पास? जी, ये बिल्कुल एतराज़ किया जाता हम्म। है, एनएलपी पे भी किया जाता है, हम्म। माइंडफुलनेस पे भी किया जी। जाता है कि ये साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। एनएलपी पे न्यूमरस पीएचडीज़ हो चुकी हैं, जिसमें उसके जो माइंड के ऊपर असरात हैं, उसको साइंटिफिकली जो है वो वैलिडेट किया गया है। सिर्फ जो चीज़ उनको समझ नहीं आती, क्योंकि इंसानी जहन जो है वो कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है, मैटर नहीं है, तो उसको आप उस तरीके से रीड नहीं कर सकते जैसे ओके। फिज़िकल सिम्टम्स को रीड कर सकते हैं। बट दे सी द रिजल्ट्स, और जो माइंड के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं वो भी आप वेव्स की मदद से और स्कैन्स की मदद से देख सकते हैं कि व्हाट चेंजेस आर इन माइंड। ओके जनाब, इस सारी चीज़ों पे जैसे आप बता रहे हैं कि की जा रही है, रिसर्च की जा रही है। एक आम शख्स जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल्स उसने अचीव करने हैं, हर किसी की गोल में कोई ना कोई हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल होता है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए वो अप्स एंड डाउन्स से गुजरता है। तो जब वो डाउन होता है तो उस वक्त कहा जाता है कि मोटिवेशन की इस वक्त इतनी ज़रूरत नहीं है, आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आप काम करते रहेंगे, क्योंकि परसिवरेंसी है हर चीज़ में जो आपको आपके गोल को अचीव करने में मदद करती है। वहाँ पर एनएलपी टेक्निक किस तरह आपकी हेल्प कर सकता है? देखें, किसी भी गोल को हासिल करने के लिए वो गोल मोहब्बत भी हो सकता है, वो गोल कुछ भी हो सकता जी है। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता जी। है। किसी भी गोल को हासिल करने के लिए एनएलपी कहती है कि सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आप वेल फॉर्म्ड आउटकम बनाएं। ओके। यानी आपका गोल आपके जहन में वाज़ेह होना चाहिए। ओके। प्रॉब्लम ये होती है कि हम गोल तो बना लेते हैं, लेकिन वो गोल वाज़ेह नहीं होता। जब बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं टीचिंग भी करता हूँ, तो वो कहते हैं जी कि मैं अच्छा पाकिस्तानी बनना चाहता हूँ। अब अच्छे पाकिस्तानी एक गैर वाज़ेह गोल है। तो कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे पाकिस्तानी हैं? आप कहते हैं मैं अच्छा मुसलमान बनना चाहता हूँ। अब अच्छा मुसलमान कैसे गोल वाज़ेह होगा? ये एक सब्जेक्टिव गोल सर है। यहीं पर इसी बात को यहीं पर ही इसी के अंदर इसमें और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो जो सीक्रेट पूरी किताब है रोंडा वायरन की, उसमें क्या फ़र्क है? एनएलपी टेक्निक वो भी तो यही बात करती हैं कि आपने रात को बैठना है, अपने गोल को पूरा जहन में इमेजिन करना है। अगर किसी ने कोई गोल अचीव करना है तो वो ऐसा समझे कि वो गोल अचीव कर चुका है। तो इसमें और एनएलपी टेक्निक में फिर फ़र्क कहाँ पर आ जाता है? फ़र्क ये है कि एनएलपी इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। ठीक है, ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले जो है उसका सिर्फ एक कंपोनेंट उठा के उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ओके। कि विजुअलाइजेशन पे बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन से बात कर रहे हैं। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन एनएलपी में भी यूज़ होती है और बहुत पावरफुल टूल्स हैं। लेकिन ये अगर आप एक होलिस्टिक की बजाय एक हिस्सा सिर्फ देख रहे हैं तो रिजल्ट्स भी फिर एक हिस्से के ही मिलेंगे। तो एनएलपी बहुत वसी इल्म है और उसके अंदर विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन भी है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिसको डील किया जाता है। सर इसी के साथ ही अगर हम बात करें कि कुछ लोग भी हैं वो ये कहते हैं कि जब आप किसी गोल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं तो वो गोल आपसे दूर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप ये इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। जब आप इमेजिन करते हैं तो उसमें आप अपनी गलतियाँ भी इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। तो वो भी लॉज मौजूद हैं हमारे पास, तो उन लॉज को एनएलपी किस तरह काउंटर करता है? देखें, इमेजिनेशन एक है कि आप अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन कर रहे हैं, और आप जो है वो क्रिएटिव एंड कंट्रोल्ड इमेजिनेशन कर रहे हैं। अगर मेरा जहन मुझे ये पिक्चर दिखा रहा है कि मैं से प्रेजेंटेशन स्किल्स में अच्छा नहीं हूँ, तो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो क्योंकि लॉजिकल नहीं है, जो कुछ हमें दिखाया जा रहा होता है उसको हम रियलिटी समझते हैं, तो वो उसी तरह से मेरी परफॉर्मेंस डाउनवर्ड जाएगी। अब अगर मैं उसको टारगेटेड और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करता हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी और मैं आगे से आगे बढ़ता जाऊँगा। ओके जनाब, इसमें एक जैसे एनएलपी हमेशा एक लीडरशिप की बात करती है, तो हर इंसान तो एक टीम को लीड नहीं करता, एक इंसान इंडिविजुअली भी किसी ना किसी जगह पर अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा होता है। तो एक लीडर के लिए और एक आम इंसान के लिए जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है,
इन दोनों की टेक्निक्स में फ़र्क क्या होगा? और हमेशा क्या मुझे किसी उस्ताद के पास जाना पड़ेगा या उनसे कहना पड़ेगा कि यार अब अच्छा मैंने अब ये गोल करना है तो मुझे ज़रा इसमें हेल्प करें, या इसको खुद भी घर बैठ के सीखा जा सकता है, किताबें पढ़ के सीखा जा सकता है? तो दोनों चीज़ों का जवाब दीजिएगा। अच्छा, लीडरशिप के लिए जो है ये एक आम कॉन्सेप्ट है कि लीडर वो होता है जिसने बहुत सारे लोगों को लीड करना हो। लेकिन इस बात को क्या कहेंगे कि अगर आप अपने इस 6 फुट के वजूद को ही लीड नहीं कर पा रहे, सेल्फ लीडरशिप ही नहीं है, तो सबसे पहला कदम तो सेल्फ लीडरशिप है ना, कि मेरा कोई गोल्स हो, मेरे कोई विजन हो और मैं अपने आप को लीड कर सकता हूँ। तो हर आदमी अपनी ज़ात में एक लीडर है, वो सीईओ है अपनी ज़ात की कंपनी का। तो अगर वो अपने आप को नहीं बेहतर कर सकता तो फिर दूसरे लोगों को कैसे बेहतर करेगा, दूसरे लोगों को कैसे लीड करेगा। तो दूसरा सवाल ये है कि एनएलपी को कैसे सीखा जा सकता है। जी। एनएलपी को आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं बट विद लिमिटेड, क्योंकि इतना सारा मवाद अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात ये कि एनएलपी बेस्ड ऑन स्किल्स है, कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि मैं किताब पढ़ लूँ कि गाड़ी कैसे चलानी है और मुझे गाड़ी चलानी आ जाए। उसके लिए मुझे हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज करनी है, तो उसके लिए उस्ताद की रहनुमाई जो है वो ज़रूरी है। ओके। बिलाल साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है एनएलपी के बारे में, गोल्स को अचीव करने के बारे में बात हो रही है, अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलने की बात हो रही है। लेकिन बहरहाल हमने मुल्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करनी है, इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एनएलपी टेक्निक के हवाले से, जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये किस तरह जो है वो आपको आपके डे टू डे टास्क में हेल्प कर सकता है। मज़ीद भी इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमने मुल्तान के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ गैर कानूनी कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, उस पर ज़रा तफसीलन हमने गुफ्तगू करनी है। तो हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद हैं जो कि रिपोर्टर हैं रोही टीवी के, तो उनसे इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। बिलाल साहब, गैर कानूनी कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा बन रही हैं मुल्तान में, उसकी रोकथाम नहीं की जा रही, इतनी प्लोरीफरेशन क्यों हो रही है इन कॉलोनीज़ की? बहुत शुक्रिया तिहामा। ये मुल्तान में मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में जो है इलीगल हाउसिंग सोसाइटी बनना, ये एक इंतहाई संजीदा मसला है। बिल्कुल। इस वक्त अगर हम मुल्तान की बात करते हैं तो मुल्तान में जो एमडी की हदूद में तकरीबन 200 प्लस हाउसिंग सोसाइटी जो है वो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, जो प्राइवेट डेवलपर्स ने ज़मीनें ख़रीदी हैं। ज़मीनें ख़रीदने के बगैर बाद जो है वो बग़ैर नक्शे के, बग़ैर एनओसीज़ के और बग़ैर ज़मीन के फ़ाइलें बेचना शुरू कर दी हैं। इस वक्त मुल्तान शहर में जो मैंने 200 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज़ आपको बताई हैं, इनमें बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो तकरीबन आधे से ज़्यादा अपनी हाउसिंग सोसाइटियों में से जो है वो ज़मीनें बेच चुके हैं। उनके पास एनओसी ना होने की वजह से जो वहाँ पे आने वाले शहरी हैं, जो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं और एक ख्वाब होता है उनका कि हमने घर बनाना है या यहाँ पे प्लॉट ख़रीदना है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। जब वो यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाद में चीज़ें पता चलती हैं कि जो एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई है, इसके जो ना ही तो एनओसी की अप्रूवल दी गई है, ना नक्शे की अप्रूवल दी गई है और ना ही जो है वो ज़मीन उस बंदे के नाम है जो ये फ़ाइलें सेल कर रहा है। अच्छा, इसके पीछे 3-4 बड़ी वजूहात हैं। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बर वक्त कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ जो है वो इतनी मौसर नहीं होती कि उनकी रोकथाम के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो उन हाउसिंग सोसाइटी को सील कर दिया जाए, या जो वो अपने प्लॉट सेल कर रहे हैं या घर बना के सेल कर रहे हैं उनको जो मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास एक तो फील्ड स्टाफ की कमी है। ओके। अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि हम देखते हैं कि अगर हम मुल्तान शहर की बात करते हैं, मुल्तान शहर में हम बनबोसन की बात, रोड की बात करें तो ये एक इस वक्त आबाद रोड है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लाजे भी बन रहे हैं, सोसाइटियाँ भी बन रही हैं। पुराना शुजाबाद रोड की बात करते हैं, शुजाबाद रोड से बहुत सारी ऐसी सड़कें निकलती हैं जहाँ अंदर 2-2, 4-4 एकड़ की हाउसिंग सोसाइटी बनी होती हैं। लेकिन जब हम मुल्तान एमडी के हुकाम से बात होती है इस हवाले से, उनका ये कहना है कि ये तकरीबन जो इस वक्त डीजी एमडी से मेरी पिछले दिनों बात हुई तो उनका ये कहना था कि तकरीबन ये जो 200 के करीब हाउसिंग सोसाइटी बनी है, ये आज नहीं बल्कि 15 सालों में ये बनाई गई हैं। 15 साल हो चुके हैं जो ये इनकी लोगों की इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अब सीन ये है कि एक तो सियासी पुष्टपनाही होती है जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं प्राइवेट डेवलपर्स उनको। दूसरा, इनको जो है वो मैंने जैसे बात की रोज़ाना की बुनियाद पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। तीसरा जो मेन इशू है इनका ये है कि जो ये अदालत में जाते हैं, जाके स्टे लेते हैं, स्टे लेने के बाद जो है वो फिर जो है वो
अपने प्लॉट सेल अच्छा, कर रहे एक होते हैं। शख्स जब किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, पूरी ज़िंदगी उसकी कमाई जो है वो उधर लग रही होती है। मिडिल क्लास तबका जो होता है वो पूरी ज़िंदगी अपने पैसे जोड़ता है कि मैंने अब घर बनाना है। तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले? देखिए त्यामा 3-4 बड़ी मेन रीज़न्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए ये प्लॉट्स लेना चाहिए। सबसे पहले तो आप चेक करें किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं, घर लेने जा रहे हैं, उस हाउसिंग सोसाइटी की एनओसी अप्रूवल चेक करें। ये एक पहला और अहम कागज़ है जिसकी बुनियाद पर एक पूरी हाउसिंग ऑब्जेक्शन सोसाइटी स्टैंड कर रही होती है। अब जो हाउसिंग सोसाइटी बन रही हैं वो सिर्फ फाइलें होती हैं उनके पास या वादे होते हैं, ना तो उनके पास एनओसी होती है। और उसके बाद आप कोई भी एक आम आदमी जो यहाँ पे प्लॉट लेने के लिए जा रहा है, चेक किया जा सकता एनओसी है? आपको MDA मुल्तान वेबसाइट से डेवलपमेंट चेक हो अथॉरिटी जाएगा? मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट से ओके, चेक हो जाएगा। ओके, ओके, फिर आप एमडीए की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके चेक करें कि जिस हाउसिंग सोसाइटी में आप घर खरीदना चाहते हैं या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, वो क्या वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी जो है वो अप्रूव्ड है भी या नहीं है। दो से तीसरा जो मेन काम ये करें कि आप उसका लेआउट प्लान चेक करें। लेआउट प्लान में ये चेक करें कि जो वो एक हाउसिंग सोसाइटी बना रहा है कोई भी डेवलपर, जो वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी में उसके आप रोड चेक करें कितने फुट के रोड बना रहा है। वहाँ पे ये चेक करें कि जो अगर वो स्कूल बनाने जा रहा है कि क्या वाकई वहाँ पे उसने अप्रूवल ले रखी है स्कूल की कि उसी जगह पे स्कूल बनाएगा। चेक करें कि वहाँ पे जो अगर वहाँ पे जो मस्जिद बननी है कि वहीं पे बनेगी जहाँ से अप्रूवल ले रखी है। कब्रिस्तान की जगह चेक करें, पार्क्स की जगह चेक करें, और वासा की, इसके साथ मैप्को की, SMGPL की जो एनओसीज़ हैं वो चेक करें कि क्या आया कि इन डिपार्टमेंट्स की तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, इन तमाम डिपार्टमेंट्स की तरफ से एनओसी मिली भी हैं या नहीं मिली। बगैर एनओसीज़ के जो वो ये अक्सर हम देखते हैं जिस तरह 196 के करीब जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनका। अच्छा, ये तमाम चीज़ें चेक करें। फिर उसके बाद डेवलपमेंट वर्क के सर्टिफिकेट्स चेक करें। जो डेवलपमेंट्स चल रही होती हैं अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी एक प्राइवेट डेवलपर जो है वो 5 से 6 एकड़ की ज़मीन खरीदता है और ज़मीन खरीदने के बाद बाहर जो है वो 2-4 पिलर खड़े करता है और बाउंड्री वाल। आपने बड़ा तफसीलन बताया कि आपने किन की चीज़ों को चेक करना है। ये अगर मैं अभी वेबसाइट पर जाता हूँ तो बड़ा आसानी से मुझे पता चल जाएगा कि इन सारी चीज़ों का एनओसी लिया गया है या नहीं। और अगर कोई इतना बंदा टैक्स हैवी नहीं है, आप खुद भी अगर कोई फाइल, हाँ, अगर आप कोई फाइल खरीदते हैं, पहली बात तो ये है कि आप फाइल ना खरीदें। आप अपना प्लॉट खरीदें। अगर आप पैसे रजिस्ट्री अदा कर रहे हैं, हाँ, अब बहुत सारे इस वजह से लोग धोखे का शिकार होते हैं कि वो फाइल खरीद लेते हैं। फाइल खरीदने से ये होता है कि एक फाइल को जो है वो जो डेवलपर है वो एक बंदे को नहीं बल्कि 10 बंदों को वही फाइल बेच चुका होता है। आप उस फाइल का नंबर लेके जाएं एमडीए के पास, एमडीए के ऑफिस में जाएं। अब तो बल्कि ई-बीज फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो उसका इफ्तिताह कर दिया गया। अच्छा, वो उसमें वहाँ पे चले जाएं आप, वन विंडो ऑपरेशन है, वहाँ पे जाके अपना फ़ाइल नंबर बताएं और फ़ाइल नंबर से आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि क्या आया कि ये जो आपकी फ़ाइल है ये ओरिजिनल है या फेक है या डुप्लीकेट है, क्या आया कि किसी और को तो नहीं यही फ़ाइल बेच दी गई। इस सबसे ज़्यादा जो हमारे मुल्तान के जो शहरी हैं सबसे ज़्यादा धोखे के और शिकारी इसी वजह से हुए हैं कि उन्होंने फ़ाइलें खरीदी थी प्लॉट खरीदने की बजाय। अच्छा, अगर प्लॉट भी खरीद लेते हैं तो जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों ये तमाम चीज़ें जहन में रखा जाए और उनको चेक कर लिया जाए तो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया नहीं होगी। नाज़रीन, हमने ई बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया गया है, वो क्या है, किस तरह काम कर रहा है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करनी है। लेकिन इस वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे गैर कानूनी जो कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, आम शहरी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरह बचा सकते हैं। तो बिलाल साहब ने बड़ा तफसीलन हमें बताया कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है और गैर कानूनी जो कॉलोनियाँ इनसे किस तरह बचा जा सकता है, फ्रॉड से किस तरह बचा जा सकता है। इस हवाले से ई बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर भी कायम किए जा रहे हैं, वो क्या हैं, वो किस तरह काम करते हैं, तो इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हमारे साथ तुफैल साहब मौजूद हैं। हम ज़रा NLP टेक्निक के ऊपर बात कर रहे थे कि हमारी डे टू डे लाइफ को किस तरह जो है वो बेहतर बना सकते हैं। सर, ये पूरी एक टेक्निक है जामिया, मैं ज़रा समझना चाहूँगा कि हमने क्या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं कर दिया। आसान सा था, बचपन में हम सुनते थे अगर आपको मुश्किलात आएंगी तो बेटा डट के उसका मुकाबला करना है, परसेवरेंस आपके अंदर होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए और जो आपने लाइफ में अचीव करना है उसकी तरफ आपने लगे रहना है।
तो ये तो बड़ा आसान सी एक टेक्निक थी, एनएलपी टेक्निक सीखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखें, बाकी चीज़ें सीख लें, मोटिवेटेड रहें। ये तो ऐसे लगता है कि ज़रा हमने अपने तय एक चीज़ नई इख्तराएँ बना ली हैं। दुनिया जो है पहले बहुत सिंपल थी, अब कॉम्प्लेक्स हो गई है और चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। पहले तो हमें कुछ चीज़ों का पता ही नहीं होता था, अब तो इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता होता है, और वो ज़्यादा पता होना हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस कहा जाता था। अब जो है वो बच्चे को भी ऐसी चीज़ों का पता होता है जो हमारे बचपन में हमें तो नहीं पता होती थी। वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और हमारे माइंड को जो है कंफ्यूज कर रहा है, जिसकी वजह से हम फोकस नहीं हो रहे और अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ जो है वो बढ़ नहीं रहे। ओके। और फिर हम डी ट्रैक होते हैं। जब डी ट्रैक होते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। आप देखें कि ज़हनी बीमारियां जो है कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब तो बच्चा भी कहता है कि मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। तो हमारे दौर में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी। ठीक है। जनाब, इसमें आपने हमारी जो गुफ्तगू हुई थी उसमें आपने माइंडफुलनेस की बात की। वो माइंडफुलनेस क्या होता है और एनएलपी किस तरह जो है वो उसको अचीव करने में मदद करता है? जी, माइंडफुलनेस ये है कि आप अपने माइंड की जो स्टेट है उसको चेंज करते हैं। यानी आप जो कुछ अब कर रहे हैं, हम इस वक्त मैं भी जो कर रहा हूँ, आप भी जो कर रहे हैं, वो हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं। तो माइंडफुल स्टेट में हम जो है वो जो चीज़ें कर रहे होते हैं वो कॉन्शियसली कर रहे होते हैं और कंसंट्रेट करते हैं अपने माइंड के ऊपर, जिससे हमारी जो इमेजिनेशन है वो बेहतर होती है, हमारा स्ट्रेस लेवल बेहतर होता है। माइंड को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप समझें कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है और कुछ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस रिलीज़ करता है। और जब वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अच्छा जनाब, जैसे आप बात कर रहे हैं कि केमिकल रिलीज़ होते हैं, ऑक्सीटोसिन है, डोपामीन है, हम जब किसी चीज़ को देखते हैं, सेरोटोनिन है, तो ये सारे केमिकल्स जब नेचुरली रिलीज़ होते हैं। दूसरा, आपने सबकॉन्शियस की बात की, एनएलपी टेक्निक के ज़रिए हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि हार्ड एविडेंस ये कहता है कि सबकॉन्शियस में जब आप बचपन में बहुत छोटे थे तो कुछ चीज़ें ऐसी बैठ चुकी हैं, जो आदत आपके अंदर बैठ चुकी हैं, वो चेंज नहीं हो सकती। तो एनएलपी टेक्निक ऐसा क्या करते हैं कि वो उन सारी चीज़ों को, आदत को बदल सकते हैं? ये भी एक कॉमन मिथ है कि जो हमारी आदतें बन गई होती हैं और वो बहुत ज़्यादा अरसा गुजर जाता है तो वो चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है वो बहुत न्यूरोप्लास्टिक है, यानी उसमें इवन ये कि आप 70-80 साल के भी हो जाएं तो उसमें चेंजेस आ सकती हैं और हर वक्त आप चेंज ला सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और फिर उस प्रॉब्लम को खुद कॉन्शियसली फोकस करके चेंज करना है। आप अपनी आदतें चेंज कर सकते हैं। आपके अगर माजी में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो आपकी साइकोलॉजी पे असर डाल रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ राइट नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि सर आजकल हमारे यहाँ यही कहा जाता है ना, जब कोई भी थेरेपी के लिए जाता है, मीम्स भी बनी होंगी, आपने भी देखी होंगी कि हर चीज़ का मसला जो है वो बचना वहाँ से निकलता है कि बचपन में आपके साथ जी गुड कॉप बैड कॉप खेला गया पेरेंट्स की तरफ से, या पेरेंट्स के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे, तो बचपन की चीज़ें से वहीं से चीज़ें निकलती हैं। तो एनएलपी टेक्निक जैसे आप कह रहे हैं कि 70 साल में भी उसको चेंज किया जा सकता है, आसानी से चेंज हो जाती हैं वो आदत, या थोड़ा सा टाइम लगता है उनके ऊपर काम करते हुए? वैसे तो बहुत आसानी से हो जाती हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए एक सर्टन सेट ऑफ रूल्स है और थोड़ा सा टाइम तो लगता है। ओके। अब बिलाल साहब, ई बिज़नेस फैसिलिटेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। आपने भी बात की कि गैर कानूनी जो प्लॉट्स हैं या कॉलोनियाँ हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। मजमूई तौर पर ई बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर क्या हैं, किस तरह काम कर रहे हैं? ये ई बिज़ फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो पंजाब हुकूमत का वन विंडो सिस्टम है। ओके। मकसद ये है कि कारोबारी अफराद को, इन्वेस्टर्स को और शहरियों को एक ही छत तले जो तमाम सहूलियात फराहम करना है। तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे उसमें? तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। हम इस वक्त एमडी की बात करते हैं। कुछ ही दिन पहले जो है वो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मरकज़ी दफ्तर में इसका इफ्तिताह हुआ है, ई बिज़ फैसिलिटेशन सेंटर का, जिसका बाकायदा तौर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी, कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान और DG/MD राशिद इरशाद साहब ने इफ्तिताह किया। इसको फ़ाल कर दिया गया है कारोबारी अफराद के लिए भी, शहरियों के लिए भी। तमाम NOCs मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिलेटेड जो NOCs होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे, जो मंजूरियाँ होंगी और जो सरकारी खिदमात होंगी, एक ही छत तले जो है वो दस्तयाब होगी। पहले जो है वो आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता था। अगर आपने
किसी हाउसिंग सोसाइटी की किसी घर की नक्शे की अप्रूवल लेनी है, या किसी शॉप की, किसी फैक्ट्री के का आपने एनओसी लेनी है, या किसी का लाइसेंस लेना है आपने लेबर डिपार्टमेंट से, सिविल डिफेंस से, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, वासा से, पीएचए से, और जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, अब आपको जो वन विंडो ऑपरेशन बनाया गया है सिस्टम, उसी के नीचे जो तमाम तर सहूलियात आपको फराहम की जाएंगी। एक तो इसमें इस ईबिस जो पंजाब फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह हुआ है, इससे जो है वो शफाफियत आएगी काम में, जो कागजी कार्रवाई है उसमें कमी देखने को मिलेगी, और इसके साथ ही जो बदअनवानी और करप्शन जैसे जो अनासर थे उनके खिलाफ जो वो बिलाल कार्रवाई साहब, इस तरह के करने जो इकदाम उठाए जा रहे हैं इस पर तफसीलन हम ज़रा गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। सर मियाँ जावेद कुरैशी साहब बोल रहा हूँ, सदर फुटबॉल एसोसिएशन। जी जी सर, सवाल कीजिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सर। सर ये राना बिलाल साहब बैठे हुए हैं जी, इनसे फिर एक दो बात करनी है। मियाँ मुल्तान से मियाँ जावेद कुरैशी। जी कुरैशी साहब, जी बिलाल साहब सुन रहे हैं आपको? जी जी कुरैशी साहब। सर राना बिलाल साहब भाई हमारे, और बड़ी अच्छी वापडा और रेलवे को काम कर रहे हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो डेंगू बहुत ज़्यादा मुल्तान में फैल चुकी है, उसके बारे में मैंने बात करनी थी, क्योंकि आप लोग आवाज़ उठाएंगे, रूई चैनल आवाज़ उठाएगा तो डेंगू खत्म होगा। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में डेंगू बड़ी फैली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल कुरैशी और साहब। दूसरी सर ये मैं अभी रात को एक पीरा गैप रोड पे मैंने एक किस्सा किया है एक मिठाई की दुकान का। वहाँ पर मैंने देखा है कि वहाँ पर इतने मतलब के रोड खराब हुआ है कि मेरे सामने गाड़ी के सामने चलते मोटरसाइकिल आप टकराए, क्योंकि रोड इतना खड्डे इतने इस रोड पे। तो एक मेरी ये गुजारिश है कि पीरा गैप रोड की आवाज़ उठानी चाहिए रूई चैनल को। जी कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। इन सारी चीज़ों पे जो हम तफसीलन गुफ्तगू करते हैं, बिलाल साहब से भी जानते हैं कि क्योंकि डेवलपमेंट को भी देखते हैं वो कि इस वक्त क्या जो है वो इसके ऊपर पेशरफ्त है। जी बिलाल साहब, जैसे कुरैशी साहब बता रहे थे कि डेंगू के हवाले से भी काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरा हादसात भी हो रहे हैं, रोड्स भी नहीं बनाए जा रहे। आप एक तरफ कह रहे हैं ई बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर कायम किए जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का क्या हाल है मुल्क में? देखिए इंतज़ामिया की तरफ से और जो हल्के के नुमाइंदे मुंतखब होते हैं उनकी जानिब से दावे तो किए जाते हैं डेवलपमेंट्स काम को मुकम्मल करने के हवाले से। हम कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे रोड थे जिनका काम ही मुकम्मल नहीं था, अधूरा छोड़ दिया गया था। अब कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम ख़ान साहब इस हवाले से ख़ुद भी हमें मुतहरिक नज़र आते हैं फील्ड में। बहुत सारे अब ऐसे रोड्स हैं जिनको जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की ज़ेर निगरानी तमाम रोड्स बनाए जा रहे हैं। ये बात करूँगा दो तीन ऐसे रोड्स की जिनको जल्द मुकम्मल किया गया है। ये हेड मोहम्मद वाला रोड था, तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से इस रोड को 9 किलोमीटर का ये रोड था, मुकम्मल किया जाना था। तकरीबन 3 साल से इस रोड का काम जो था पेंडिंग था और इस रोड को मुकम्मल नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब इसके फंड्स तमाम तर फंड्स आ गए और इस रोड को जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है। थोड़ा सा काम रहता है अभी डिवाइडर्स का, वो भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। हवाले से भी बताइएगा। डेंगू के हवाले से, डेंगू देखें जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं हमारे ऑफिस के खुद 2-3 मेरे कोलीग्स हैं जो डेंगू के बुखार में मुब्तला हुए हैं। इस हवाले से 10 हमारे कॉलीग्स जो हैं वो डेंगू का शिकार हो चुके हैं हमारे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, त्यामा जो सीओ हेल्थ हैं मुल्तान के, उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो इलाके जहाँ पर जो है वो डेंगू का लार्वा पाया गया है वहाँ पर स्प्रे की जा रही हैं और बर वक्त कार्रवाई की जा रही है। पिछले ही दिनों जो है वो हेल्थ की टीमों ने जो पार्क्स थे, जिस तरह पीएचए की जो ज़ेरे तमाम पार्क्स आते हैं, उनमें डेंगू का लार्वा पाया गया और उन पार्क्स को बंद कर दिया गया। इवन के वहाँ पे सुबह के औकात में और शाम के औकात में सैकड़ों अफराद जो है वो वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए या जो है एंटरटेन के लिए जाते हैं वहाँ पे। अब वो बहुत सारे ऐसे जो मरीज़ थे जो डेंगू के मर्ज़ में मुब्तला हुए। अच्छा, ये जाहिर सी बात है एक संगीन मसला है मुल्तान शहर में डेंगू का। डेंगू के अगर बर वक्त स्प्रे ना हुई या कार्रवाई ना हुई तो मैं समझता हूँ कि और बहुत सारे ऐसे अफराद होंगे जो डेंगू के बुखार में मुब्तला होंगे। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इस हवाले से भी जो है वो। हमारे साथ कल महार इमरान साहब मौजूद थे, वो भी कह रहे थे कि काफ़ी सूरत हाल जो है ख़राब है, कुछ बेहतरी लाई जा रही है इसके अंदर। देखें, अब जो सैलाब की वजह से जो सैलाब आया था रिसेंटली, उसकी वजह से जो डेंगू का लार्वा है वो बढ़ा है, उसकी वजह से लार्वा बढ़ने की वजह से जो है वो लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जो हालात है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से, और बिलाल साहब ने कहा कि जैसे अब कुछ हालात जो हैं वो बतदरीज कुछ बेहतर किए जा रहे हैं, कुछ प्रोएक्टिवली इंतज़ामिया जब इस पर काम करिए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वबा पे जो है वो काबू पा लिया जाएगा। नाज़रीन, हम NLP टेक्निक पे बात कर रहे थे तो बैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम ज़रा उनसे बात करते हैं कि किस तरह ये टेक्निक जो है हमारे डे टू डे टास्क में हमें हेल्प कर सकती है, किसी गोल को अचीव करने में नहीं, बल्कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई इस तरह के नेगेटिव थाट्स 24 घंटे आ रहे हैं तो किस तरह उसको काउंटर किया जा सकता है। जनाब, अगर किसी को कोई इस चीज़ में मुब्तला हो गया कि वो बिल्कुल हमेशा ही नेगेटिव थाट्स में रहता है, उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो अच्छी नहीं है, पहले ज़रा मुझे ये भी बताइएगा कि NLP टेक्निक और कहीं आप ये तो नहीं एडवाइस करें कि साइकोलॉजिस्ट ने अगर उनको कोई दवाइयाँ एडवाइस करनी है तो वो दवाइयाँ छोड़ दें, वो NLP पे बिल्कुल आ जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी मसला है ना सेल्फ डायग्नोसिस का, सेल्फ मेडिकेशन का, तो वो भी ज़रा वाज़े कीजिएगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। जी, पहले ये समझ लें कि साइकोलॉजिस्ट आर नॉट अलाउड टू गिव मेडिसिन। साइकाट्रिस्ट जो बट है साइकाट्रिस्ट आर हाँ मेडिसिन दे सकते हैं, और वो उनकी मेडिसिन में बेसिकली स्पेशलाइजेशन है जी। और अगर कोई ऐसी मेंटल इलनेसेस हैं जिनका दी मेडिसिन देनी चाहिए तो बिल्कुल साइकाट्रिस्ट से लेनी चाहिए। NLP जो है वो कोई मेडिसिन का नेमुल बदल नहीं है, ये नॉर्मल अफराद के लिए है जिनको अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। अच्छा, बाकी नेगेटिव थॉट्स के बारे में आपने पूछा है, ये एक रिसर्च है और कई जगह ये रिसर्च हो चुकी है कि हमारे तमाम इंसानों के मेजॉरिटी ऑफ जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्या लॉजिक है इसकी लॉजिक ये है कि जो हमारा माइंड है वो एक सर्वाइवल ऑर्गन है, वो हमें ख़तरे से बचाने के लिए ख़बरदार करता रहता है और वो नेगेटिव थॉट्स की तरह वजह से होता है। तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना होता है और उनको चेंज करना होता है विद पॉजिटिव थॉट्स, और NLP उसके लिए टूल्स आपको देता है कि आपने कैसे वर्क करना है। अब NLP जो बेसिक प्रिंसिपल्स लेके आता है उनको भी समझने की ज़रूरत है ताकि आपको वाज़े हो कि NLP वर्क कैसे करता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ, आपने उसको फॉलो करना है, तो आपको उससे पता चलेगा कि हाउ NLP वर्क्स। मैं आपको कहता हूँ कि आपने लाल गाड़ी के बारे में नहीं सोचना, वो लाल गाड़ी ही जहन में आएगी हमेशा। बिल्कुल। तो वजह इसकी ये है कि हमारा जो माइंड है वो पिक्चर्स की फॉर्म में सोचता है। तो जब आप बच्चे को कहते हैं कि चॉकलेट नहीं खानी, बिल्कुल, तो एक्चुअली उसके जहन में चॉकलेट आ रही होती है, तो वो चॉकलेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो डिफेक्टो हम ये कह रहे होते हैं कि चॉकलेट खानी है। तो इंसानी दिमाग जो है वो नहीं की पिक्चर नहीं बना सकता। अगर आपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना है तो आप उसको पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करेंगे। अगर आपको कोई ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो उसको आप जो है वो शुक्रगुजारी के थॉट से रिप्लेस करेंगे। जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करेंगे। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव्स भी होते हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड जो है वो उन नेगेटिव्स पे फोकस करता है और उसको एग्रीवेट कर वजह से देता वो है। एक्सपैंड हो जाता है। बिल्कुल। तो NLP ये सिखाती है कि आपने जो है वो शुक्र अदा करना है उन चीज़ों का जो आपके पास अवेलेबल हैं, जो नेमतें आपको मिली हैं, तो वो एक्सपैंड हो जाएंगी और आपके नेगेटिव थॉट्स कम हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने कि हमारा माइंड जो है वो हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है। जैसे ही उसको कोई ख़तरा नज़र आता है तो उसको एग्रीवेट कर देता है, एक बड़ी इमेज बना के भी देता है, उसको हमने उसका मुकाबला करना है। आपने एक बच्चे के एग्जांपल देके समझाया, तो अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करनी है तो NLP टेक्निक किस तरह उनको हेल्प कर सकते हैं। कहा जाता है कि पेरेंट्स के और बच्चों के दरमियान में कम्युनिकेशन बहुत होनी चाहिए, तो NLP टेक्निक पेरेंटिंग में किस तरह हेल्पफुल है? पेरेंटिंग में बहुत हेल्पफुल है। NLP ये हमें सिखाती है कि जो बोला हुआ लफ्ज़ है, यानी आप बच्चे को कह रहे हैं झूठ नहीं बोलना, और जो अमल किया हुआ लफ्ज़ है उसकी फॉलो करने में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हम अगर ये कहें कि झूठ नहीं बोलना और हम झूठ बोल रहे हो तो बच्चा कभी फॉलो नहीं करेगा। बच्चा उस चीज़ को फॉलो करेगा जो चीज़ उसको नज़र आ रही है। तो आप जो कुछ बच्चे में खुसूसियात पैदा करना चाहते हैं वो खुद करें तो बच्चा अनकॉन्शियसली उनको फॉलो करेगा। आपके जो कॉल फेल में जितना पेरेंट के तजाद होगा उतना जो है पेरेंटिंग मुश्किल हो जाएगी। हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि जो खसूसियात बच्चे में पैदा करना चाहते हैं वो खुद अपने अंदर पैदा करें।
ताकि बच्चे उसको फॉलो कर सकें। सर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, कोई 3 ऐसी आदत हमें बता दें जो हम अपनी ज़िंदगी में लाएं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी प्रोडक्टिव हो सकती है, हम अपने गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं और हमारे डे टू डे टास्क जो हैं वो आसानी से हो सकते हैं। जी, सबसे बड़ी आदत ये है कि डेली कोई फिज़िकल एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं किसी तरह की, कोई स्पोर्ट्स करते हैं, कोई वॉक करते हैं, कोई जिम करते हैं, कोई रनिंग करते हैं, तो आपके अंदर जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वो पैदा होते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल लो होता है और आपके इमोशंस भी कंट्रोल में रहते हैं। दूसरी बड़ी आदत जो आपको पैदा करनी चाहिए वो है प्रॉपर स्लीप लेने की। इस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में इसलिए आ रहे हैं कि हम जो सोने का टाइम है उस पर सोते नहीं हैं और पूरी नींद नहीं लेते। 4 घंटे 3 घंटे की नींद ले रहे होते हैं और वो भी बहुत डिस्टर्ब होती है। प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की नींद लें, उससे आपका बॉडी रिचार्ज होगा और उससे आपके जिस्मानी मसाइल भी कम होंगे और ज़हनी मसाइल भी कम होंगे। और तीसरी आदत जो है वो है कि आप डेली कुछ अपन शुक्र अदा करें जो नेमतें आपको मिली हैं। वर्बल भी कर सकते हैं, एक जर्नल बना लें, उसमें एटलीस्ट 3 चीज़ों पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये नेमतें मुझे मिली हैं और उससे आपके ज़हनी भी बेहतरी होगी और आपके जिस्मानी भी बेहतरी होगी। ये तो हमारे दीन का भी दर्स है कि अल्लाह ताला का अपने हर हाल में शुक्र अदा करना है कि क्योंकि अपने से कमतर को देखना है कि उसके पास किन चीज़ों की कमी है। बिलाल साहब बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं, कुछ आरएलएनजी के नए कनेक्शंस लगाए जा रहे हैं, गैस का बड़ा बहरान था जो हमारे शहर में, वो क्या है? दूसरा वापडा की तरफ से कोई ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं, वो उसके बारे में ज़रा बताइएगा, ब्रीफली ज़रा बताइए। आरएलएनजी के कनेक्शंस जो हैं वो री गैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। ये अब 2021 में पीटीआई की गवर्नमेंट में पाबंदी लगाई गई थी स्वी गैस के कनेक्शंस पर। अब फिर गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन 2 माह पहले जो है ये पाबंदी हटा दी गई है। अब जो स्वी गैस के कनेक्शंस लगाए जाएंगे वो आरएलएनजी के कनेक्शंस लगाए जाएंगे। ये इम्पोर्टेड गैस है और साफ़ करके जो है वो घरों तक और इंडस्ट्री तक पहुँचाई जाती है। आरएलएनजी जो गैस है, एक तो ये गैस जो हमारी पहले हमारे मुल्क में गैस थी उसकी कमी की वजह से, उसके बहरान की वजह से उस गैस को पूरा करने के लिए आरएलएनजी के अब कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। जो हाउसिंग सोसाइटी में आरएलएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर ये कनेक्शंस अब उसकी मंजूरी दी गई है। वो जो सार्फिन जो आरएलएनजी के कनेक्शंस लगवाना चाहते हैं वो अपना फार्म जो है बड़ा महंगी है, दूसरी सुई बिल्कुल गैस से महंगी है। ज़्यादा ये दूसरी गैस से जो तकरीबन 3 से 4 गुना जो है वो महंगी है, क्योंकि ये बाहर से गैस आती है और इम्पोर्टेड गैस है। डॉलर में ख़रीदी जाती है। एक तो शिपिंग के अखराजात हैं, फिर उसके बाद लेके आने के अखराजात हैं, फिर यहाँ पर जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो और मज़ीद जो है वो आरएलएनजी की कीमतों में इजाफा होगा। एक तो ये है कि इसका फ़ायदा ये है कि जो आप एलपीजी गैस बाहर से ख़रीदते थे, एक तो वो लोकल गैस होती थी और उसके बाद इतनी महंगी होती थी कि आप जो ओगरा की जानिब से रेट दिया जाता था वो रेट कम होता है, लेकिन जो बाहर पॉइंट्स लगाए गए हैं वो पॉइंट्स पे जो है वो गैस महंगी दी जा रही होती है। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। आपने तफसीलन हमें आगाह किया कि इस वक्त क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, ई बिज़नेस फैसिलिटेशन क्या है, हम वन विंडो की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसकी वजह से बिज़नेस जो हमारे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है उसके अंदर जो है वो लोगों को मदद मिलेगी। सुहेल तोफ़ैल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। उम्मीद करते हैं कि बड़े आसान अल्फाज में आपने NLP टेक्निक के बारे में बताया और आवाम को समझ आई होगी। उनके जो आपने टेक्निक्स और 3 जो मशवरे दिए, 3 आदात बताई हैं उस पर वो अमल करेंगे। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे NLP टेक्निक के ऊपर, इसी के साथ साथ हम मुल्तान के अंदर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं उस पर तफसील गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम का पहला सेगमेंट अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट पे आज हमारे साथ कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं। नए बिज़नेस का इन्होंने आगाज़ किया है।
क्या जो है वो इनके जहन में चीज़ आई कि हमने अब बिज़नेस की तरफ जाना है, बल्कि इनकी एज के लड़के तो या तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कम्पीट कर रहे होते हैं या प्राइवेट नौकरियों की तलाश में होते हैं या आगे स्टडी फर्दर बाहर जाने का इरादा कर रहे होते हैं, तो इन्होंने मुल्क में रहने का फ़ैसला किस तरह किया और एक बिज़नेस की तरफ आने का फ़ैसला किस तरह किया? हमारे यहाँ ये भी समझा जाता है कि बड़ी फंडिंग की ज़रूरत होती है आपको कोई बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा हैं एक बिज़नेस करने के लिए। यंग लड़कियों को चीज़ जो है वो एक इन्वेस्टमेंट उठा के उससे सीखना फिर नुकसान भी हो सकता है, जमा पूंजी जो है वो ज़ाया हो सकती है। तो इन सारे मामले पे आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर हमज़ा और अब्दुल्ला। इनसे जानते हैं कि उन्होंने आगाज़ किस तरह किया। अस्सलाम वालेकुम अमीर हमज़ा, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। जनाब, क्या इरादा क्या जहन में आई थी कि हमने बिज़नेस करना है? ऐसी क्या चीज़ सोच रहे थे आप? आप तो जाते कहीं कम्पीट करते, कोई गवर्नमेंट जॉब लेते? जी, एक्चुअली हम बेसिकली वहीं पे सोच रहे थे, यूनिवर्सिटी के दौरान ही हमारी डिस्कशन हो रही थी। वहीं पे हम सोच रहे थे कि हर कोई तैयारी करे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की और हर कोई अब्रॉड जाने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहा है। तो हम ये सोच रहे थे कि व्हाट शुड वी डू। तो फिर हमारे जहन में ख्याल आया कि हम चूँकि केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो वाई डोंट वी स्टार्ट अ बिजनेस इन मेकिंग समथिंग वैल्यूबल टू द कस्टमर्स। तो फिर हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स चूज़ किए, हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे थोड़ी बहुत रिसर्च की फिर फर्दर हमें हमारी मैडम जो हैं, मैडम डॉक्टर सुरैया, उन्होंने हमें गाइड किया। तो फिर उसके बाद हमने स्टार्ट लिया डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने से। फिर हम देख रहे हैं और उसके बाद फिर हमें पता चला कि वाई डोंट वी स्टार्ट अ परफ्यूम ब्रांड। तो हमने मैम से जाके अपनी डिस्कस किया और फिर वहाँ पे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने बिज़नेस में क्या चीज़ देख रहे हैं? किस चीज़ के ऊपर एक्सपर्टीज़ हैं आपकी? मेरी बेसिकली एक्सपर्टीज़ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। R&D पे आपकी? R&D पे। हाँ जी। केमिस्ट्री से आपका ताल्लुक है। बीइंग ए केमिस्ट, परफ्यूम बनाने में बड़ा रोल होता है, उसमें एथाइल अल्कोहल मिलाना होता है, डिफरेंट फ्रेगनेंसेस को मिलाना होता है। तो अपनी तालीम आप मुकम्मल कर चुके हैं? पहले ज़रा ये बताइएगा। नहीं, मेरी तालीम अभी चल रही है। अच्छा, तालीम के साथ बिज़नेस को लेके चल रहे हैं जी, आप? जी, बिल्कुल। एमफिल में रिसर्च किस चीज़ पे कर रहे हैं? आपका थीसिस क्या है? रिसर्च मेरा सेंसिंग पे है। अच्छा। सेंसिंग मैं बेसिकली डिटेक्शन कर रहा हूँ होमोसिस्टीन की। ओके। तो इज़ इट लिंक टू योर बिज़नेस और बिल्कुल अलग डोमेन है? बिल्कुल, ये बिल्कुल अलग डोमेन हो जाती है। तो बिज़नेस का हवाले से क्यों नहीं रिसर्च किया? वहीं पर कोई गैप ढूंढ के और उस पर रिसर्च कर लेते परफ्यूम्स के हवाले से ही? बेसिकली अब आपको ना 1 से 2 ब्रांचेस में जाना ही पड़ता है। अगर आप देखें एट अ टाइम आप एक चीज़ पे नहीं रह सकते। आपको 1 से 2 जगह, 2 से 3 जगह आपको देखना ही पड़ता है कि कहाँ पे आप अपनी नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आई शुड गो टू दिस साइड। अच्छा, कहा जाता है कि परफ्यूम की जो मार्केट है वो बड़ी क्लटर्ड मार्केट है। बहुत बड़े बड़े नाम्स भी हैं, इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल लो एंड परफ्यूम्स भी मौजूद हैं, गली के नुक्कड़ पे भी आपको परफ्यूम मिल जाएगा। तो परफ्यूम की तरफ आने का फिर इरादा कैसे किया? कोई गैप कहाँ पर आइडेंटिफाई किया? गैप हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि जो लोकल मार्केट है इस टाइम, लोकल मार्केट वो ज़्यादा डेवलप नहीं है। वो क्या करते हैं, वो कुछ लोकल मार्केट से उन्होंने अपने केमिकल्स वगैरह परचेज किए और दे जस्ट मिक्स देम और फिर उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट बना देते हैं और आगे वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इसकी आप कोई नई फ्रेग्रेंस लेके आ रहे हैं मार्केट में? हम नई फ्रेग्रेंस पे भी काम कर रहे हैं फिलहाल, चूँकि हमने आपस में सोचा था और फिर हमारा बजट इतना नहीं था, तो हमने ये सोचा कि हम क्लोन से स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्लोन से स्टार्ट लिया, जो हाई एंड ब्रांड्स के हैं उनके क्लोन्स आप लोग बना रहे हैं? उनके क्लोन्स। और फिर हमने स्ट्रक्चर देखा कि परफ्यूम का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे काम करता है, उसके नोट्स कैसे काम करते हैं और हम उसे लॉन्ग लास्टिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रोजेक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने रिसर्च की। फिर उसके बाद हमने क्लोन्स की तरफ आए। लेकिन चूँकि हमारे पास नॉलेज है इस टाइम, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर जब हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जब हमारे पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट वगैरह जब आएगी, तो फिर हम इस तरफ भी जाएंगे कि हम अपना परफ्यूम लॉन्च करें। इस वक्त कितने इन्वेस्टमेंट से आप लोगों ने स्टार्ट किया है? हमने ईच 70K से स्टार्ट किया। अच्छा, ईच आप लोगों के मेरे ख्याल 4 पार्टनर्स हैं, आप लोगों ने 70,000 इन्वेस्ट किया और वहाँ से आपने इरादा किया। अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। यंग एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ हमेशा बात करते हैं कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, बिज़नेस की तरफ जाना है। 70,000 से आप लोगों ने जो है वो एक इन्वेस्टमेंट का सोचा। पहले तो ज़रा ये बताएं कि एक टीम किस तरह बनी? आप लोग दोस्त थे पहले से, किस तरह एक दूसरे के बारे में ज़रा बताएं। सर यूँ था कि मैं और अमीर हमज़ा हम दोनों क्लास फेलो हैं, फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं हम दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेज से। उसके बाद मिस्टर फैज़ान वो हमारे पास जो थे BS के क्लास फेलो थे अमीर हमज़ा के,
तो उन्होंने हमें लेटर ऑन ज्वाइन किया, क्योंकि हम दोनों जो थे वो संभाल रहे थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्शन, हम इस तरफ थे। और उसके अलावा मोहम्मद फैज़ान जब आए, उनका तो कुछ शॉपिफाई का एक्सपोजर था, तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो वो ऑनलाइन सेलिंग की तरफ हमें गाइड करने वाले हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद में अहमद मुस्तफ़ा भाई ने ज्वाइन किया, ही इज़ ऑलरेडी इन कॉर्पोरेट सेक्टर, तो वो कुछ मैनेजमेंट जो है हमारी टीम की संभाल रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग इसको पार्ट टाइम लेंगे और उसके बाद फिर छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोगों की एमफिल भी साथ साथ चल रही है। बिज़नेस फुल टाइम एक कहा जाता है, एक बेबी होता है, उसको टाइम देना पड़ता है, और उसके अंदर बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं उस पूरी जर्नी में। देखिए, बेसिक चीज़ तो ये थी कि हम लोग 5 to 9 सर्कल को जो 9 to 5 सर्कल है ना, उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम अपना कुछ कर सकें, कि हमें उस साइड पे ना जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि लो वेजेस भी हैं, उसके अलावा जॉब सेफ्टी भी नहीं होती। तो इसलिए बेहतर है कि अगर हम लोग खुद इस टाइम के अंदर, मतलब अभी हमारे पे इतना प्रेशर भी नहीं है ना, कि मतलब हम स्टडीज़ अपने साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगर हम साथ ही साथ कुछ ऐसा डेवलप कर लेते हैं कि हमें लेटर ऑन जॉब रिसर्च की बजाय हम खुद अपने इसी बिज़नेस को लेटर ऑन लेके जो है हम आगे कंटिन्यू कर सकें। इस वक्त क्या सूरत हाल है बिज़नेस की आपके? सर, इस टाइम ये है कि हम लोग बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं दिसंबर के। अच्छा, अभी आपने लॉन्च नहीं किया? बिल्कुल, हमने अभी प्रोडक्ट कंप्लीट किया, हमने सेलिंग शुरू किया, लेकिन हम अपने सर्कल के अंदर, ताकि हम उनसे फीडबैक ले सकें। वो टेस्टिंग फेज़ आपका चल रहा है, तो क्या आपको फीडबैक मिला लोगों की तरफ से? सर, हमें तो बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। लाइक हमें ना 10 to 12 आवर्स की जो है वो हमें लॉन्ग लास्टिंग मिल रही है। 10 to 12 आवर्स की लॉन्ग लास्टिंग, yes, वेरी गुड प्रोडक्ट। Thank you. ओके ओके। इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी, क्योंकि आपके केमिस्ट्री से ताल्लुक है, कुछ सब्सटेंसेस वो हैं जो बैन किए गए हैं, जो स्किन के लिए अच्छे नहीं होते, उनका किस तरह ख्याल रखा जा रहा है? और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जब एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी कुछ गाइडलाइंस आपको SECP की तरफ से मिलती हैं। आपने रजिस्टर करा लिया अपने बिज़नेस को SECP में? SECP से रजिस्टर करवा लिया। उसके अलावा जो आपने बात की कि कुछ होते हैं केमिकल्स जो कि बैंड होते हैं, लाइक एक IFRA होती है, इंटरनेशनल फ्रेगरेंस एसोसिएशन, इंटरनेशनल लेवल के उनके कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपने उन पे कंप्लाई करते हुए अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है। तो डेफिनेटली उनके कुछ केमिकल्स थे जो कि हमने अवॉइड किए, क्योंकि स्किन को पता है, स्किन पे लगाना होता है, तो फिर तो इन्फेक्शन से वगैरह से बचने के लिए, एलर्जी वगैरह से बचने के लिए, तो हमें उन केमिकल्स को अवॉइड करना पड़ता है। यार, जब भी बिज़नेस की तरफ आता है ना, हमारे जहन में ये होता है कि यार फंडिंग कहाँ से उठाएंगे, मिडिल क्लास से हम लोगों का ताल्लुक है, अभी हम स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स भी उस तरह आप पे जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, तो इन सारी चीज़ों का आप लोगों ने कैसे मुकाबला किया? बिल्कुल, ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल फेज़ था, इसी वजह से हमारी जर्नी थोड़ी सी लंबी भी होगी। लाइक नवंबर 2024 के अंदर हमने सारा स्टार्ट किया था, और अब हम लोग जो हैं अपनी तकमील के मराहिल के अंदर हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जो था हमारा, हम सब ने मिल के जो, लाइक मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने मेरी एक इंटर्नशिप थी चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत मोहतरमा मरीम नवाज़ की, तो वहाँ से जो मेरे पास आए थे पैसे वगैरह, तो मैंने वो इन्वेस्ट किए, लाइक, और बाकी थैंक्स टू माई फादर, उन्होंने भी सपोर्ट किया, तो वो मिला के मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट की थी 70,000। एक और जहन में एक और ख़दशा भी होता है कि कहीं खुदा न खास्ता हमसे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए कि फिर बाद में हम उन चीज़ों से कैसे मुकाबला करेंगे, कोई मिस्टेक ना कर दें, टैक्सेस का भी मसला होता है। तो ये इतनी यंग एज में इन सारी चीज़ों को आपने समझ लिया, या किसी COO या कोई ऐसा बंदा को फाउंडर आप अपने साथ लेकर आए हैं जो इन सारी टेक्निकलिटीज़ को समझता है? नहीं सर, अभी तक तो हम ऑन और ऑन ही चल रहे हैं। हमने रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट खुद की थी SECP से। ओके जी बिल्कुल, और उसके अलावा जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो हम लोग खुद ही डील कर रहे हैं अभी तक। तो कोई टीम नहीं है, लॉयर्स कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं है? अभी तक कंसल्ट नहीं किया हमने उनसे, लेकिन हम उनसे बहुत ज़्यादा कंसल्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है मुश्किल तो है FBR, डेफिनेटली वो टैक्स रिटर्न वगैरह चीज़ें वगैरह होती हैं जो हमें जितना हम लर्न कर सकते थे इजीली, क्योंकि हमारा बजट लिमिटेड था ना, तो हमें था कि जितने पैसे बचते हैं बचाए जाएँ। ओके। अच्छा, जो हमारी यंग जनरेशन आपको देख रही है अभी, क्योंकि आपने वो आगाज़ नहीं किया अभी, क्योंकि आप लोग अभी टेस्टिंग फेज़ में ही चल रहे हैं, तो वो बेहतर आप नहीं बता सकते। बहरहाल सोसाइटी के अंदर एक तवक्कुआत होती हैं कि हर केमिस्ट्री जैसा हार्ड साइंसेस का सब्जेक्ट आप करके आ रहे हैं, कुछ पढ़ कमा लें यार, पहले फिर देखेंगे, कुछ करियर बना लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिज़नेस की तरफ आएंगे। तो इन सारे पेरेंट्स ने भी कुछ कहा था? पेरेंट्स ने डेफिनेटली थोड़ा सा तो कहा था कि तुम फोकस करो रिसर्च के ऊपर, और आपको तो CM साहिबा की वो जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो भी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, आपके पास सर्टिफिकेट है? बिल्कुल, वो भी है मेरे पास। तो बहरहाल उनकी सपोर्ट भी लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हमने कुछ डेवलप कर लिया ना, प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ गया, प्रोडक्ट भी है, उसकी बॉक्सिंग बहुत प्यारी है, हमारा लोगो, हमारा नेम, तो हर चीज़ जो है वो बेहतरीन थी, तो उनको भी ट्रस्ट डेवलप हो गया कि भाई ये लोग वाकई कुछ कर रहे हैं और मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। कितना BS में कितना CGPA था आपका? मेरा 3.86 था। 3.86 के साथ तो आपको मार्केट ग्रैब करेगी किसी भी टीचिंग के सेक्टर में भी, अगर आप जाना चाहें एजुकेशन सेक्टर में, या वैसे ही कंपेटिटिव एग्जाम्स में आप जाना चाहें, तो गवर्नमेंट जॉब आसानी से आप 1-1.5 साल की मेहनत के बाद क्रैक कर सकते थे। पता नहीं, बहरहाल मैं इस तरफ अभी तक तो नहीं गया, लेकिन अगर ये खुदा न खास्ता ये वाला स्टार्टअप हमारा ना चला, अल्लाह ना करे, आप अल्लाह करे $multi-billion कंपनी बनाएं इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा,
अमीर हमज़ा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने इन सारी चीज़ों का कैसे मुकाबला किया? जैसे अब्दुल्ला बता रहे थे कि बहरहाल हमने कायल किया अपने पेरेंट्स को, लेकिन जर्नी होती है। आपकी कितनी सीजीपीए है वैसे बैचलर्स में? मेरी 3.6 है। 3.6, गुड सीजीपीए। एक हार्ड साइंसेस का सब्जेक्ट हाँ होकर हम जी। देखें तो आप लोग एक पढ़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं, नौकरियों की तरफ क्यों नहीं गए? बेसिकली जॉब्स हम देख रहे हैं, अपने सीनियर्स वगैरह को भी देखते हैं, हम अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको भी देखते हैं, बिल्कुल वो जॉब्स में बाउंड हो जाते हैं और एट द एंड उनके पास सैलरी वगैरह आ जाती है, लेकिन वेजेस भी उस तरह से नहीं देता कॉर्पोरेट सेक्टर। या अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप बात करें, अभी रिसेंटली पीपीएससी का टेस्ट हुआ है एसआई का, जी, तो वहाँ पे मोर देन कहें 5000 एप्लीकेशंस थी सिर्फ मुल्तान रीजन की, बिल्कुल। और उस पे जो वो कैंडिडेट्स हायर करेंगे तो वो में ऑलमोस्ट 30 होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर आपको टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, और कंपटीशन तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। रिजल्ट्स जैसे मैं आपसे हैं। बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा किसी भी बिजनेस की अगर हम एग्जांपल ले लें, काफ़ी कंपटीशन आपको मिलेगा, अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, तो वो है जहन में कि जी ऐसा जी तो नहीं है बिल्कुल कि बिल्कुल। अब वो ऑनलाइन नहीं। लर्निंग कुछ अर्निंग की तरफ लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि कल ही हम जो है वो इलॉन मस्क बन जाएंगे। ये तो नहीं है जहन में नहीं image? नहीं बिल्कुल। ये परफ्यूम में एक सबसे बड़ा इशू यही आता है कि पहले तो मार्केट बहुत क्लटर्ड है, जैसे आपने बात की। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे होते हैं वो ये चीज़ देख के ना रुक जाते हैं, वो उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं रहती। इस चीज़ में हमें कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा ताकि हम ग्रो कर सकें, और ग्रोइंग के चांसेस तभी ज़्यादा होते हैं जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं किसी भी चीज़ में। अच्छा, अभी तक आपने, क्योंकि जॉब उस तरह आपने तो अभी तक जॉब नहीं की, उन्होंने चले इंटर्नशिप की भी है, जॉब का भी अंदाज़ा नहीं है, बिज़नेस के बारे में भी, खुद अभी स्टूडेंट्स हैं, बिज़नेस के बारे में भी इतनी नॉलेज नहीं है, तो बिज़नेस के बारे में किस तरह समझ रहे हैं कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, मार्केटिंग क्या होती है, डिफरेंट ये डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? देखें जी जी, ये देखें, सब चीज़ें प्रोसेस का हिस्सा हैं। ओके। हम प्रोसेस के दौरान ही हर चीज़ सीखें तो वो हमें बहुत ज़्यादा बेहतर समझ आती है। हम उसे खुद प्रैक्टिकली करते हैं, हम उसे खुद समझते हैं, उसके बाद हम मूव करते हैं आगे। फिर हमें टेक्निकलिटीज़ भी ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं, फिर हम मूव भी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हमने कौन सा स्टेप किस जगह पे जाके लेना है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी तक कितनी मुश्किलात जो आई हैं अभी तक आपको, क्योंकि टेस्टिंग फेज़ में है, जी जी। रजिस्टर कराने में और सारी चीज़ों पे कितनी मुश्किलात आ चुकी हैं, इस हवाले से ज़रा तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, यंग एंटरप्रेन्योरशिप हम बात करें, तो ब्रेक के बाद तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कि क्या क्या मुश्किलात आती हैं एक यंग एंटरप्रेन्योर को अपनी इस पूरी जर्नी में, तब वो समझते हैं। अमीर हमज़ा, मैंने आपसे एक सवाल किया था कि क्या मुश्किलात अभी तक आपने अपनी जर्नी में क्या क्या फ़ेस की हैं? मुश्किलात तो बहुत ही ज़ाहिर है, क्योंकि हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था चीज़ों का। हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लिया। इवन कि अगर हम बात अपने प्रोडक्ट की भी करें तो उसका भी हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। उसकी भी हमने बिल्कुल ज़ीरो से सर स्टार्ट की रिसर्च, और फिर फर्दर जैसे जैसे हम आगे मूव हुए तो फिर हमें आगे हमारे प्रोफेसर साहिबान जो हैं, डॉक्टर सुरैया, डॉक्टर सादत, उन्होंने हमें गाइडेंस दी। इस पे मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ शकील सुल्तान जो हैं वो मौजूद हैं, जो हमें इस वक्त मार्केट की सूरत हाल से आगाह करेंगे। इस वक्त मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स के। जी शकील, क्या सूरत हाल है जी मार्केट की? मुल्तान शहर से सब्ज़ी, फल, चिकन और अंडे की आज की ताज़ा कीमतों की बात करें तो मामूल के मुताबिक खुद साख्ता महंगाई का राज मार्केट में बरकरार है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट जो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जारी की जाती है उसका भी एक वाज़ेह फ़र्क जो है वो मौजूद है। बात करें सब्ज़ियों में सब्ज़ मिसाला जात की तो इस वक्त टमाटर जो है वो मार्केट में आज 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, प्याज 150 में, इसके साथ सब्ज़ मिर्च 100 रुपये किलो में दस्तयाब है। जबकि इन तीनों सब्ज़ियों की सरकारी कीमत मार्केट की कीमत से इंतहाई कम है। सरकारी निकनामे में टमाटर 92 मुकर्रर किया गया है, प्याज 122 मुकर्रर किया गया, जबकि सब्ज़ मिर्च 60 रुपये मुकर्रर की गई। रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी कीमतों में 5 से 10 रुपये का उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन मार्केट में कीमतें जो हैं वो वहीं बरकरार हैं। दूसरी जानब बात करें, आलू 110, शिमला मिर्च 300, पालक 80 और गाजर 100 से 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि इसकी
की भी सरकारी कीमतें से मुख्तलिफ नज़र आती हैं। आलू 88 मुकर्रर किया गया है, शिमला मिर्च 262, पालक 32 रुपये, जबकि इसके साथ जो गाजर है वो 80 रुपये मुकर्रर की गई है। अब गाजर मार्केट में 40 रुपये ज़ायद रेट पर फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ दीगर सब्ज़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों पर फ़रोख्त हो रही हैं। बात करें दीगर सब्ज़ियों की, जिसमें सुहांजना 600 रुपये फ़ी किलो में, अदरक 500 में, लहसुन 450 और मटर 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि इनकी भी मार्केट की और सरकारी कीमतों में एक बड़ा फ़र्क मौजूद है। बात करें फलों की, तो फलों का जायका भी महंगाई की नज़र हो चुका हुआ है। फलों में इस वक्त अंगूर जो है वो 1000 में, जबकि अनार जो है वो 800 रुपये फ़ी किलो में, सेब 400 रुपये फ़ी किलो में। इनकी सरकारी कीमत फलों की भी बात कर लें तो अंगूर 902, अनार 650, सेब 300 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। दीगर फलों में गंडेरी 100 रुपये है, अमरूद 220, मौसमी 70 रुपये, जबकि शक्करी 80, जापानी फल 400 और केल 120 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहे हैं। चिकन दोबारा महंगी होने लगी है। चिकन का आज का सरकारी नर्ख जो है वो 540 मुकर्रर किया गया है, जबकि अंडे 340 रुपये दर्जन के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि जो देसी अंडे हैं ये इससे ज़्यादा मुख्तलिफ रेट्स पर मार्केट में दस्तयाब होते हैं। देसी अंडे जो हैं वो फार्मी अंडे की निस्बत ज़्यादा महंगे हैं। इस वक्त ये खुदसाख्ता महंगाई से आम आवाम भी परेशान दिखाई देते हैं और मुतालबा करते नज़र आते हैं हुकाम से कि सब्ज़ मिसाला जात की ख़ास तौर पर कीमतों को सरकारी सतह पर लाया जाए और फलों की कीमतें, जिसमें अनार, सेब और अंगूर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, उनकी कीमतों को भी कम किया जाए ताकि आम शहरी भी इन्हें ख़रीद सके और फल खा सके, जबकि सब्ज़ी जो रोज़ाना की ज़रूरत है उसको भी आसानी से ख़रीदा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया शकील, आपने तफ़सीलन लगा किया कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये जो गैप है ऑफिशियल प्राइसेस में और मार्केट के प्राइसेस में, उसको जल्द से जल्द कम किया जाएगा ताकि आवाम को जो है वो सस्ती दामों पर चीज़ें मिलें। नाज़रीन, आज हम क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर रहे हैं, कारोबार पे बात कर रहे हैं, तो इस वक्त हमारे साथ राना मुमताज़ साहब मौजूद हैं, जो कि एक ऑथर हैं। इनकी किताब का नाम है मुलाज़मत नहीं कारोबार। अस्सलाम वालेकुम राना मुमताज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं, आप ठीक हैं? जी फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, पहले तो अपनी किताब के बारे में बताइएगा कि ये किताब लिखने का आपने फ़ैसला क्यों किया? मार्केट में बहुत सी किताबें मौजूद हैं जो बिज़नेस को सिखाती हैं, अपनी ज़रा किताब का सिनॉप्सिस दीजिएगा। बेसिकली मैंने 18 साल मुलाजमत की है डिफरेंट इदारों के अंदर, मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर। तो फिर मुझे ये महसूस हुआ कि मुलाजमत के अंदर तो रह के इंसान अपनी ज़रूरियात ही पूरे कर सकता है, लेकिन जो ख्वाहिशात हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो मुलाजमत में से मुकम्मल नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली थोड़ा सा रिसर्च में रहता था, तहकीक में रहता था, अल्लाह पाक ने करम किया, फिर मैंने स्टार्टअप अपना बिजनेस शुरू किया, हल्का हल्का जॉब के साथ मैंने किया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कैसे हम अपनी मुलाजमत को छोड़ के कारोबार को शुरू करें। तो मैं दिन में मतलब मुलाजमत करता था, देन उसके बाद सेकंड टाइम मैं अपने बिजनेस को टाइम देता था। शुरू में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे दिए, लेकिन जैसे जैसे मेरा बिजनेस बेहतर होता गया तो मैंने फिर जॉब को रिजाइन कर दिया और फुली तौर पे फोकस किया अपने बिजनेस के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है बेहतरीन मेरा बिजनेस भी जा रहा है और मैं कर रहा हूँ। तो फिर मैंने ये भी महसूस किया कि यार जब मैं ये स्टेप ले सकता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ तो क्यों ना बाकी लोगों को भी मोटिवेशन दी जाए। तो फिर उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक किताब लिखी, मुलाजमत नहीं कारोबार। कासम अली शाह फाउंडेशन ने इसको प्रिंट किया है, वो इसको सेल आउट भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तकरीबन 7000 जो बुक्स हैं वो सेल हो चुकी है। अच्छा, इसमें आपने कुछ बिजनेस के बारे में बताया या अपनी जर्नी के बारे में बताया इस किताब में? नहीं, इसमें मैंने कुछ तो अपनी जर्नी के बारे में बताया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट जो बिजनेस आइडियाज हैं मैंने उनके ऊपर वर्किंग की। कि दुनिया के अंदर कौन से बिजनेस चल रही हैं, उनको कैसे शुरू किया जाता है, कितना सरमाया चाहिए, उसके अंदर लागत क्या चाहिए, उसके अंदर मैनेजमेंट क्या चाहिए। तो इस हवाले से फिर मैंने बिजनेस आइडियाज दिए और उन बिजनेस आइडियाज के ऊपर ही मैंने वर्किंग करके उसको एज ए पब्लिश मैंने किताब में लाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अच्छा राना मुमताज़ साहब, हमारे यहाँ क्योंकि जैसे स्टूडेंट पास आउट होते हैं तो उनके या तो होता है कि हमें प्राइवेट सेक्टर में कोई अच्छी जॉब मिल जाए या कोई इंटर्नशिप मिल जाए, इसके साथ या तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाते हैं ताकि पक्की मुलाजमत हो और हम जो है वो 60 साल तक जो है वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारें। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं, वो स्टडी के साथ अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आगे जाके इनको जो है वो किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा? थोड़ा सा देखें, इसमें ना दो चीजें हो गई हैं, दुनिया बदल रही है, बहुत कुछ तब्दीलियां भी आ रही हैं, चेंजिंग भी आ रही हैं और अब गवर्नमेंट के भी वो हालात नहीं देखे, गवर्नमेंट हर जो बच्चा पढ़ के निकले यूनिवर्सिटी या कॉलेज से उसको सरकारी मुलाकात, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आजकल डेली वेजेस पे मतलब लोगों को रखा जा रहा है, परमानेंट नहीं है, पेंशन खत्म की जा रही है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अब वो सरकारी जॉब के अंदर वो अट्रैक्शन भी नहीं रही। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से स्किल्स के ऊपर दुनिया जा रही है अपनी, मतलब है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी मैट्रिक की तालीम के बाद
तालीम के साथ साथ उन्होंने टेक्निकल जो है ना वो भी कोर्सेज और चीज़ें करवानी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान में भी इस चीज़ की ज़रूरत है। अब बच्चा बीए कर लेगा, एमए कर लेगा, लेकिन जब उसके बाद पूछा जाता है कि बेटा आपने ये पढ़ाई किस लिए की है, तो वो यही कहता है कि मैंने सिर्फ डिग्री लेने के लिए की है। बिल्कुल। दुनिया बदल रही है, बराए मेहरबानी अपनी तालीम के साथ साथ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, अपने कोर्सेज पे दें, हुनर्स के ऊपर, स्पेशली स्किल्स के ऊपर ज़रूर आएँ, स्किल्स पे काम करें। और मेरा ख्याल है अगर मैट्रिक के बाद हमें शुरू कर लेना चाहिए इस चीज़ को कि हम तालीम के साथ साथ नौजवानों को स्किल्स दें, ताकि वो जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करें, इंटर करें या मास्टर डिग्री लें, तो उसके साथ वो ये ना कहें कि मैंने डिग्री लिया, डिग्री के साथ साथ स्किल्स भी और हुनर भी उनके हाथ में होना अच्छा, चाहिए। एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जैसे आपने स्किल्स की बात की, एक सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स आपको चाहिए होते हैं, तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे बिल्कुल डिग्री के अंदर दौरान ही और डिग्री के फ़ौरन बाद एक बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें क्या उनको कोई मुश्किलात पेश आती हैं? डेफिनेटली मुश्किलात तो देखिए नहीं आएंगी जब तक आप किसी चीज का तजर्बा नहीं लेंगे। बेसिकली देखें, आप भी इस चीज को कर रहे होंगे कि इंटर्नशिप करवाई जाती है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट को। अगर वही इंटर्नशिप जो हमने 3 महीने में करनी है वो अगर 6 महीने 9 महीने या हम साल की करें, डेली बेसिस पे 2 या 3 घंटे हम अपने अगर मतलब पेरेंट्स की बिजनेस को दें, अपने किसी फ्रेंड के बिजनेस को दें, या हर वो काम या वो चीज जिसके अंदर मेरी दिलचस्पी हो, आपकी दिलचस्पी हो, हम अपनी उन दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए उस बिजनेस की तरफ जाएं और उसमें पढ़ाई के साथ साथ 2 से 3 घंटे देने शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि जैसे डिग्री मुकम्मल होगी तो आपके पास इतनी स्किल्स और इतना नॉलेज आपके पास उस बिजनेस के मुतालिक जरूर आ जाएगा कि आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। रमज़ान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो तफसीलन आगाह किया कि क्यों जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी है, क्यों जो है वो अपना बिज़नेस जो है वो किसी भी मुलाजमत से बेहतर है। सर, प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ कोई यंग एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल अपनी जर्नी के अंदर से वो हमें 10 सेकंड के कुछ जो पैगाम है वो देना चाहें, क्योंकि हम प्रोग्राम के कुछ इख्तितामी मराहिल में अब दाखिल हो रहे हैं। जनाब अमीर हमज़ा, मैं आपसे चाहूँगा वो जो क्या ऐसी आपने एक चीज़ सीखी जो आपको वैसे मुलाजमत से नहीं सीख सकते थे? बिल्कुल 10 सेकंड्स में बताइएगा। द प्रोसेस। ओके, द प्रोसेस, द ग्राइंड। द ग्राइंड, वो मैं मुलाजमत से बिल्कुल भी नहीं सीख सकता था। अब्दुल्ला, आपने ऐसी क्या चीज़ सीखी जो आपके समझते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा इसका अभी तक फ़ायदा हुआ है, आई एम एंजॉइंग दिस पार्ट? बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने जितनी मुश्किलात आई हमने उनको खुद जो है इनकाउंटर किया, उनसे हमने सीखा कि हमने अपनी मिस्टेक से कैसे हमने जो है सोल्यूशन निकालना है। तो इस प्रोसेस को बेसिकली बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। अमीर हमज़ा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया अपनी जर्नी के हवाले से। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी कुछ एंटरप्रेन्योर्स मौजूद होंगे, उनसे भी हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। हम आज के प्रोग्राम में हम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करें कि किस तरह यंग जनरेशन जो है वो बिज़नेस की तरफ आ सकती है और मुलाजमत के बजाय अपना एक कारोबार खड़ा कर सकती है, ताकि वो फिर आगे जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़रा अनएम्प्लॉयमेंट का भी बहुत मसला है। तो जब नए बिजनेसेस खड़े होंगे तो हमारा वो मसला भी हल हो सकता है। नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद कुछ 2 यंग एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अहमद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फैज़ान साहब, ये भी एक एंटरप्रेन्योर है और इनसे जो है वो आज हम बिज़नेस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद। फैज़ान, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं फैज़ान आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़रा मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं, आप ज़रा रातों को मेहनत कर रहे हैं अपने बिज़नेस पे। जी, वो डिपेंड करता है हमें कि हमें जो अवेलेबिलिटी मिलती है हमारे बिज़नेस की, जैसे हम उसको ऑनलाइन सेक्टर में स्केल कर सकें और उसकी मार्केटिंग को ऑनलाइन साइड पे बढ़ा सकें, क्योंकि आजकल की डिमांड वही है। हर बंदा आजकल जो है वो मूनलाइट में मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा थोड़ा सा चार्ज अप हो, पानी शानी पिए। अहमद, तो मैं आपसे ज़रा स्टार्ट करना चाहूँगा, अपना ज़रा बैकग्राउंड बताइएगा और ये बताइएगा कि बिज़नेस की तरफ आने का इरादा किस तरह किया? लोग तो मुलाजमतें और उसकी तरफ जाना चाहते हैं हमेशा। एग्जैक्टली, तो बेसिकली बात वही से स्टार्ट करूंगा मैं कि हमारा जो बेसिकली पाकिस्तान में जो मेजर इशू है वो है एट द मोमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है जी। और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो आपको कुछ आइडिया नहीं होता कि आपका नेक्स्ट फ्यूचर में क्या सिचुएशन बननी है, क्या नहीं बननी। और मैं जैसे कि मैं कुछ ऐसे टीचिंग भी कर चुका हूँ और टीचिंग के अंदर मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि आप जब एक इस फील्ड में होते हो
तो आपको मतलब एक ना तो आपके पास उतनी आपको ना उतनी सैलरी होती है आपके पास, और ना आपके मतलब अपने एक्सपेंसेस को आप पूरा कर सकते होते हो। तो इसी वजह से जो मैंने ये प्लान बनाया कि मैंने अपना मतलब एक अपना बिज़नेस लॉन्च करना है। अच्छा, हमारे साथ ब्रेक से पहले ना कुछ और एंटरप्रेन्योर्स मौजूद थे, उनसे मैं यही बात कर रहा था कि जहन में हमेशा बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले यही होता है कि हम जो है वो मल्टी ट्रिलियन डॉलर का इकॉनमी बना देंगे, हम कल से ना एलन मस्क बन जाएंगे। तो मुश्किलात तो यहाँ पर भी आएंगी, जैसे वहाँ पर मुकाबला करना है आपने, कंपटीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुकाबला करना है, बिज़नेस की अपनी मुश्किलात हैं। एग्जैक्टली एक्चुअली इसमें यही बात है कि देयर इज़ अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग। आपने हर चीज़ को एक प्रोसेस से लेके चलना है। अगर आप स्टार्ट में ही आप कुछ अपने प्लान्स बना लोगे भाई कि मैंने इतनी अपनी मतलब इन्वेस्टमेंट रखनी है या ये सिचुएशन करनी है या मैंने ये गोल्स रखने हैं, तो आप कुछ ना कुछ आप कर लोगे। बट ये कि अगर आप शुरू से अपने आप को एक मतलब जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उसको लेके चलोगे तो आप ज़रूर कुछ उसके आपके बेनिफिट्स जो है वो आपको मिलेंगे। लेकिन ये कि अगर आप रिसोर्सेज के ऊपर आप फोकस नहीं करते एंड आप अपने गोल्स जो है वो हाई रखते हो तो वहाँ पे इशूज़ आ सकते हैं। अच्छा, आप अपने बिज़नेस में आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप किन चीज़ों को देखते हैं? मैं बेसिकली जो टेक्निकल एरियाज़ हैं जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह उनको डील कर रहा हूँ, फंडिंग और इन सारी चीज़ों फंडिंग्स वगैरह को डील कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं जो है मतलब एक अपना जो प्रॉपर कैटलॉग होता है जिसके अंदर मैं अपनी जो सेल्स वगैरह होती हैं उनको उनका आइडिया लेता हूँ। उसके अलावा जितनी उसकी सिचुएशंस जो होती है मतलब वो सारी डील कर। तो ये सारी चीज़ों की तालीम आपने कहाँ से हासिल की, किस तरह सीखा? किसी के पास जाके पहले बिज़नेस सीखा था? हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है ना कि पहले काम सीख लें उसके बाद उसमें जो है वो पैसे डालें। बेसिकली आजकल तो जो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जो बेहतरीन हमारे लिए जो रिसोर्स अवेलेबल है वो इंटरनेट है। आप वहाँ से भी अपनी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हो। ऑन दी अदर साइड मेरी फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा इस बिज़नेस ओरिएंटेड पीपल हैं जो कि मतलब जिनको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा आइडिया है। तो उस वजह से मैं जो उनसे काफ़ी हद तक कंसल्ट करता रहता हूँ। बेशक उनकी एजुकेशन फील्ड है बट दे कैन हेल्प मी इन वेरियस वेज। तो उसकी वजह से मैं काफ़ी हद तक जो है वो अपने आप को फैज़ान, व्हाई डिड यू डिसाइड टू कम इनटू द बिज़नेस? कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने बना लिया था कि आपको लगा कि यार ये तो मार्केट डिस्टर्ब कर देगा, या जैसे भाई के अपने रीजंस हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है मुल्क में और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो व्हाट वाज द रीज़न? बेसिकली मैंने कोर्सेज लिए थे डिजिटल मार्केटिंग और स्टोर मैनेजमेंट। तो आजकल जिस तरह चल रहा है कि ऑनलाइन फील्ड में हर कोई एक्सेल कर रहा है, अपने बिज़नेस को ग्रो कर रहा है, उसको स्पीड अप करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए, सोशल मीडिया की प्रेजेंस चाहिए। स्केल करने के लिए उसके कोर्सेज का मुझे उससे फ़ायदा हुआ, उसी ने मुझे पंप किया कि भाई हम अपने बिज़नेस को इस तरह से स्केल कर सकते हैं और उसको ग्रोइंग वे में लेके जा सकते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। आप अपने बिज़नेस को बिल्कुल ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे रखेंगे या ये इरादा की है कि हम इसको ऑफलाइन भी बेचेंगे? अभी क्या इरादा है? बेसिकली हमारा दोनों साइड पे चलेगा कंटिन्यू। वो फिज़िकली एक बैक एंड पे रहेगा लेकिन ऑनलाइन हम उसे स्टोर शॉपिफाई पे क्रिएट करके और वेबसाइट हम उसे कंटिन्यू रखेंगे और सोशल जो है हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम के पेजेस उनके ज़रिए हम उसको ग्रो करेंगे और एड्स चला के उस तरह से ताकि वो हम पहुंचा सकें सब तक। अच्छा, यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे आप कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ को सीख रहे हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी जाके एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल जाती है क्योंकि एक ग्रोइंग फील्ड है। वहाँ पर अब लोगों की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, अच्छे प्रोफेशनल्स की सप्लाई कम। आपने फिर मुलाजमत की तरफ की, उनके आपको तो आराम से एक अच्छी 70-80 हज़ार 90,000 रुपये की जॉब मिल जाएगी इस एज में, मेरे ख्याल है अच्छी सैलरी है। जी असल में आइडिया हमारा यही था कि हम जॉब्स की तरफ ना ही जाएं क्योंकि उसमें एक बंदा डिपेंड हो जाता है और एक किसी फिर्म के अंडर ही काम करता है, उसमें आप एक्सेल नहीं कर सकते, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। आप अपना अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप खुल के अपना कर सकते हैं, उसे यूटिलाइज़ अपनी एक्सपर्टीज़ को और अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, उसमें आपको कोई वो रोकने वाला नहीं होता। ठीक है। अच्छा, जब हम किसी भी चीज़ को लॉन्च करने से पहले ना मार्केट की रिसर्च करते हैं, मार्केट के बारे में पढ़ते हैं कि इस वक्त किस चीज़ की डिमांड है, तो वो सारा चीज़ मराहिल से आप गुजर चुके हैं, टेस्टिंग वगैरह करा ली है अपने जो बिज़नेस की किसी भी चीज़ की होती है। दूसरा, ये सारी जो टेक्निकल नॉलेज है आपके पास, तो डिजिटल मार्केटिंग ही तो चला, आपने किसी से कोर्स लिया, बिज़नेस की जो वो फाउंडेशन होती है वो कैसे सेट कर रहे हैं आप? बेसिकली बिज़नेस की फाउंडेशन मैंने ई-कॉम का कोर्स भी लिया था एक। अच्छा, ई-कॉमर्स का कोर्स भी लिया। उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ कि हम उसको अपने बिज़नेस को ई-कॉमर्स में कैसे एक्सेल कर सकते हैं।
ठीक है। उसके लिए फिर हमें वो शॉपिफाई का स्टोर और उसको मैनेज करना, अपने सोशल्स को मैनेज करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना, बेसिक सारा सेटअप, उससे मुझे बेनिफिट हुआ कि ई कॉमर्स की साइड पे आप कैसे अपने बिजनेस को क्योंकि बिजनेस में ना सप्लाई चेन भी है, इन्वेंट्री भी है, काफ़ी दीगर चीज़ें भी देखनी होती हैं, तो वो स्किल्स आप किसी से सीख रहे हैं, इस सवाल का ज़रा जवाब दीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि एक एंटरप्रेन्योर जब अपना ये इरादा करता है कि अब मैंने बिज़नेस करना है, तो उसमें काफ़ी सेट ऑफ चैलेंजेस वो फेस करता है। माशरा भी उसको कहता है कि भाई आपने अभी डिग्री की है, कुछ कमा लें, फिर उसके बाद जो है वो अपनी जमा पूंजी इसमें लगा देंगे, हम आप में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये जो चैलेंजेस ऐसे हैं, इसका किस तरह मुकाबला किया जाए? दूसरा, एक स्किल अगर आपकी, आप डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रॉन्ग हैं या किसी एक स्किल में स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप उस चीज़ में तो एक्सेल कर सकते हैं। बिज़नेस की जो फंडामेंटल्स हैं वो किस तरह सीखी जाए, एक यंग एंटरप्रेन्योर किस तरह सीख सकता है? तो वो मैंने फैज़ान साहब से एक सवाल किया था। फैज़ान साहब, बिज़नेस की जो कोर स्किल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो आप किस तरह सीख रहे हैं? बेसिकली बिजनेस एक आप सेटअप करते हैं ना, उसके लिए आपको एक टीम चाहिए होती है जी। तो वो टीम अगर जेल होकर काम करेगी तो फिर ही आप बिज़नेस में एक्सेल कर सकते हैं। तो जैसे मेरी एक्सपर्टीज़ इसमें ई कॉम वाली साइड में थी, इसी तरह मेरी टीम की जो है वो डिफरेंट इन्वेंट्री मैनेज कर लेते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इसी तरह सारे जो हमारे शोबे हैं वो कवर अप हैं और वो टीम एज ए जेल होकर काम करती है, तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, जो आपका प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो जब मार्केट प्लेस पर आप अपने आप को लिस्ट करते हैं, तो वो उसके लिए मार्केट बहुत बड़ी हो जाती है। आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में भी बेच सकते हैं। इस वक्त आप जो अपना प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या पाकिस्तान की मार्केट के लिए? असल में अभी हमारा स्टार्टअप है तो हम उसे लोकली इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे इंशाल्लाह हमें ग्रोथ मिलेगी तो हम उसे इंटरनेशनल मार्केट में भी लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, जैसे ही आप मार्केट में किसी चीज़ को लॉन्च करते हैं, तो वो सर्टिफिकेशंस आपने करा ली। दूसरा, हमारे मुल्क के बारे में ज़रा बताइएगा। यहाँ पर बात की जा रही है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, हम बिज़नेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो कोई ऐसी मुश्किलात तो पेश नहीं आई सहूलियात के हवाले से? बेसिकली आप जब स्टार्टअप लेते हैं तो आपको नए सिरे से हर चीज़ को सीखना पड़ता है। एक एक्सपीरियंस बंदा तो कवर कर सकता है, लेकिन जब न्यू एंटर होता है एक बंदा अपने बिजनेस के लिए, तो उसे काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, मुश्किलात, और हर जगह पे उसे न्यू एक इन्वायरमेंट मिलता है, तो उसे कवर अप करने के लिए वो टाइम लगाना पड़ता है उसको हर चीज़ को सीखने के लिए। गोल क्या है आपका? जब आप बिज़नेस अपना स्टार्ट कर रहे थे, हर इंसान का गोल होता है ना कि आई वांट टू सी माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को विजुलाइज इस तरह करता हूँ एक 40 साल की उम्र में। आप अपने आप को 40 साल की उम्र में क्या विजुलाइज करते हैं? पाकिस्तान का इलॉन मस्क? मेरा बेसिकली यही गोल है कि हम अपने बिज़नेस को यहाँ तक एक्सेल करें कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी एक प्रॉपर डिमांड हो और वो अपने कंपेटिटर्स के साथ बिल्कुल साथ खड़ा हो। ठीक है, मतलब मुकाबला करे डिफरेंट जी, मार्केट्स में मुकाबला जाके, करे। पाकिस्तान की एक पहचान बने। जनाब, आपका क्या गोल है? वो तो कह रही हैं कि मैंने इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। एग्जैक्टली सही सेम मेरा भी यही गोल है कि मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स में तक जो है हमारा प्रोडक्ट जाना चाहिए, ना सिर्फ मतलब अब क्योंकि ऑन द अदर साइड जब हम लोग दुबई की मार्केट्स देखते हैं, यूरोप की मार्केट्स देखते हैं, दे आर हाईली कम्पिटिटिव, लेकिन हम लोग को इतना हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान में अपने आप को इतना स्टेबल करें कि जब हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें तो वो इतना मतलब उसकी वैल्यू हो कि वो दुबई की जो कम्पिटिटर्स हैं उनके साथ भी जाके मैच करे एंड यूरोप की कम्पिटिटर्स। अच्छा, जब एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया जा रहा होता है तो एक पहले से कुछ ब्रांड्स मौजूद होते हैं जिन्होंने अपनी एक वर्स बना ली होती है, लोगों के उनके साथ एसोसिएशन बिल्ड हो जाती है, लोग जाते हैं उस ब्रांड का नाम लेते हैं और वो चीज़ ले आते हैं। तो एक नया ब्रांड मार्केट में सेटअप करने के लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, हर चीज़ पे पैसा लगता है। तो वो आप इस पर क्या अपने देख रहे हैं? क्या हमारा जो कंज्यूमर है वो एक्सेप्ट भी करता है नए ब्रांड्स को? एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आपकी पैकेजिंग कैसी है, आपकी बॉटल्स कैसी हैं, आपकी सेंट कैसी है। अगर वो सेंट लोगों को पसंद आ रही है और अगर लोगों को वो आपको चीज़ ठीक लग रही है तो वो आपसे ज़रूर खरीदते हैं। अच्छा,
ये मैंने चीज़ जी। अपनी पर्सनली ऑब्जर्व की है। आपने अपने जो आपने रिसर्च की है उसमें ये चीज़ देखी है। exactly. दूसरा, पाकिस्तानी जो मार्केट है वो बड़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर एक दूसरी चीज़ की प्राइस कम होगी तो वो प्रोडक्ट बेशक जितना मर्जी कम हो, लोग उसकी तरफ भागना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली। तो ज़रा कंज्यूमर के बारे में बताइए, कि पाकिस्तान के इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ कंज्यूमर्स हैं, इसीलिए हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को भी वेरियस रेंजेस में रखते हैं। हमारे पास लो कॉस्ट भी हैं और हमारे पास अल्ट्रा प्रीमियम परफ्यूम्स भी अवेलेबल हैं। ओके। तो हम इसके लिए ये कहते हैं कि फॉर द बेस्ट अंडर द बेस्ट प्राइस जो बेस्ट प्रोडक्ट हम लोग डिलीवर कर सकते हैं वो हम करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग चाहें तो हम लोग के पास अभी 2500 से हमारे पास प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, बट वी कैन गो टू 5000 एंड इवन मोर देन दैट। ओके ओके। तो अच्छा, ज़रा मुझे ज़रा बताइएगा कि हमने मुश्किलात की बात की, हमने बात की कि किस तरह की चीज़ें होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताइएगा। एक हम अगर आइडियल केस सिनारियो ले लेते हैं तो वो क्या है एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, जो हमें बच्चा नया जो अभी यूनिवर्सिटी में जो पहले दूसरे सेमेस्टर में वो सुन रहा है? इसके लिए सबसे पहले तो ये होता है कि जो आइडियल इन्वायरमेंट है जो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो ये है कि आपके लिए जो स्टेट की पॉलिसीज़ हैं वो ज़रा थोड़ी सी रिलैक्स होनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि जो एक कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का, जो कि जहाँ तक आज तक मैंने ऑब्जर्व किया है, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स को भी बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया नहीं होता। एंड अब तो काफ़ी हद तक जो है वो इस चीज़ का नॉलेज आने लग गया है, बट अगर आप कॉलेज लेवल पे जाएं या मतलब ऑन आउटस्कर्ट्स में अगर आप जाएं तो एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं जानते। मेरा यही प्लान है कि अगर मैं ये चीज़ हमारी सक्सीड होती है तो हम एंटरप्रेन्योरशिप को भी थोड़ा सा कॉलेजेस में और डिफरेंट एरियाज़ में हम प्रमोट करें, ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि भाई किस तरीके से हमारे पास मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब जैसे कैब डिस्पैचिंग है, नो वन नोज़ अबाउट इट। बिल्कुल। और हमने उसको कैसे अपनी मतलब यहाँ पे लेके आना है, हमने कैसे लोगों को उसके बारे में अवेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस साइड पे आ सकें। आप लोगों के टीचर्स ने आपको कोई हेल्प की? जैसे हमारे साथ फैज़ान साहब मौजूद हैं, वो एक स्टूडेंट हैं। ज़रा मुझे ज़रा बताइएगा कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कोई माहौल बनाया जा रहा है, कोई स्किल सिखाई जा रही हैं? एग्जैक्टली। मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की। मैं BZU में तकरीबन 2 साल मैंने गुजारे एंड मैं BZU के अंदर ही मेरी रिहाइश थी, और वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि मतलब ICS में जाता रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंस में। वहीं पे मेरी मुलाकात भी हुई फैज़ान भाई से भी और सारों से। तो उससे मेरा मतलब एक काफ़ी हद तक एक मतलब नॉलेज डेवलप हुआ कि भाई किस तरीके से मैंने मतलब इनके बिज़नेस की साइड पे आना है। ऑन दी अदर साइड जो प्रोफेसर्स थे वहाँ पे मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, तो एक काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट है यहाँ पे। ओके। फैज़ान साहब, मुझे ज़रा बताइएगा कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। आपने कहा कि मैंने ई-कॉमर्स भी सीखी। हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि 3-4 महीने में हम एक कोर्स लेते हैं और हम समझते हैं कि यार अब हम जो हैं वो इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं। तो ज़रा इस अपनी डोमेन के बारे में ज़रा बताइएगा कि एक बिज़नेस में क्योंकि स्केल अप करना है, हमने मार्केट प्लेसेस में लिस्ट अप करना है, लोग अब जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो क्या 3 से 4 महीने में ये स्किल सीखी जा सकती है और अपने आप को एक बिज़नेस एक्सपर्ट बना सकते हैं? देखिए, सीखने के लिए तो आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए। 3-4 महीने कम है बहुत। असल में आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। अपने स्किल आपने सीख लिया है, उसको आप बिल्कुल अपने एक्सपर्टाइज पे लाना चाहते हैं तो आपको उसे टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम से प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो आप उसको अपने एक्सपर्टाइज पे नहीं ला सकते। कंपटीटर के साथ आप compete नहीं कर सकते। अच्छा फैज़ान, ये आपके साथ जो भाई बैठे हैं उन्होंने हमें ज़रा तफसीलन बताया कि मार्केट प्लेस को उन्होंने स्टडी किया। आपने अपनी रिसर्च में क्या पाया? कंज्यूमर पाकिस्तान का किस तरह का है, उसकी डिमांड्स क्या क्या हैं कंज्यूमर की, किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें? असल में हमारा जैसे स्टोर मैनेजमेंट है उसके लिहाज से देखा जाए तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत रोल है इसमें। आप कस्टमर को एक हाई क्वालिटी चीज़ शो करवाएंगे तभी वो उसे बाय करेगा, और उसकी बैक एंड पे क्वालिटी भी बेटर होनी चाहिए बाकी कंपेटिटर से। ओके। अच्छा, कंज्यूमर को ये ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ फ्रॉड प्रैक्टिसेस भी हैं। गलत प्रोडक्ट पहले लिस्ट हो जाता है, उसके रिव्यूज़ के लिए पहले ही बाय कर लिया जाता है कि अच्छा जी रिव्यूज़ आ जाएंगे। तो आप लोग तो कोई इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं है कि पहले से रिव्यूज़ बाय कर लिए वेबसाइट पर जो है मौजूद हो? बिल्कुल लास्ट 10 सेकेंड में हमें इसका जवाब दीजिएगा।
नहीं असल में हमारा एक बिल्कुल प्रॉपर ऑर्गेनिक वे में हो रहा है, ऑर्गेनिक वे में सब कुछ हो रहा है। फैज़ान साहब बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ़ डालने का। उम्मीद thank you करते हैं so कि much। नाज़रीन को जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझ आया होगा कि किस तरह जो है अपने बिज़नेस सेटअप किया जाता है। अहमद मुस्तफ़ा आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा जो है वो मोटिवेट किया कि जो यंग जनरेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारे मुल्क में जो है वो हमारे शहर में ख़ास तौर पर एक वबा फैली हुई है डेंगू की, हमने उसका मुकाबला करना है, स्प्रेज़ किए जा रहे हैं। आप भी जो है वो इंतज़ामिया के लोगों की हेल्प करें, अपने जो है वो उनको बताएं कि यहाँ पर लार्वा फैल रहा है ताकि वहाँ पर स्प्रे किया जा सके और कोई भी कंप्लेंट हो तो वो की जा सके। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।